नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में आपकी जो परीक्षा होने वाली है जूनियर असिस्टेंट की, 29 जून को इसकी परीक्षा है और इसी के मॉक टेस्ट हम लोग कर रहे थे। ये चौथा मॉक टेस्ट है, ठीक है? इससे पहले अगर आपने 3 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, तो आप इनको देख सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट हमारे ही चैनल पर बनी हुई है और यहाँ पर 3 के तीनों मॉक टेस्ट को डिटेल में डिस्कस किया गया और साथ ही साथ इसमें जो करंट अफ़ेयर्स के क्वेश्चंस, यूपी जीके, कंप्यूटर और साथ ही साथ हिंदी के क्वेश्चंस जो हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है एज़ इट इज़ आपको रिपीट आपके एग्ज़ाम में हो सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो और एक जानकारी मैं और आपको दे दूँ कि मॉक टेस्ट अगर आपको ऑनलाइन अटेम्प्ट करने हों, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके वहाँ से इसको ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हो और साथ ही साथ अपना स्कोर भी जान सकते हो कि आप कितने आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। और इसके अलावा यूपी जीके और इसके अलावा कंप्यूटर के अगर आपको बैचेस लेने हों, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके वहाँ से इसके बैचेस से भी एनरोल कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आओ। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत ने 9 रसों को मान्यता दी है। ठीक। दूसरा कह रहा है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है। तीसरे में कह रहा है कि हृदय में संचित रति आदि स्थायी भावों का कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना ही विभाव कहलाता है। यानी यहाँ पर विभाव की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। और ऊपर कह रहा है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत ने 9 रसों के बारे में मान्यता दी है। देखो 9 रस के बारे में कहा है अभिनव गुप्त ने। आचार्य, यहाँ पर आओ ज़रा मैं एक नए पेज से आपको बताता हूँ। देखो, एक आचार्य हैं, इनका नाम है आचार्य अभिनव गुप्त, ठीक? अभिनव गुप्त। इन्होंने 9 रसों की कल्पना की है और एक आचार्य हैं, आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट के आधार पर भी 9 रस बताए गए हैं। वहीं अगर हम भरत मुनि की बात करें, ये सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाट्य शास्त्र में क्या बता सकते हो भावों की संख्या कितनी बताई है? तो इन्होंने भावों की संख्या बताई है 49 49। तीनों ही फैक्ट याद रखो। अच्छा, अब इसमें एक शब्द आया अनुभाव, तीसरे स्टेटमेंट में लिखा था अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? दरअसल अनुभाव हृदय की संचित रति को कहा जाता है। हृदय की संचित रति को, ठीक है? अच्छा विभाव किसे कहा जाता है? विभाव। तो ध्यान दो, जो व्यक्ति पदार्थ, बाह्य विकार या फिर व्यक्ति के हृदय में भाव केंद्रित करते हैं, उन्हें कहते हैं विभाव। तो वापस आओ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन यहाँ पर जो दूसरा वाला पार्ट है, वो सही हो जाएगा। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाओ। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मेघ का पर्यायवाची बताओ। तो मेघ के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसे घन हो गया या फिर आपने जलधर, जलधर का मतलब जल को धारण करने वाला। वारिध, दा मतलब देने वाला, वारी मतलब पानी, तो पानी देने वाला। जैसे एक शब्द कॉमन है जो आप सब लोग इस्तेमाल करते हो, हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं बादल या फिर नीरद, नीर मतलब पानी और दा से देने वाला। वारिधर, ठीक है? धारण करने वाला पानी को। पयोद यानी दा लग रहा है, दे रहा है, तो दे कौन रहा है? बादल दे रहा है। अम्बुद, अम्बुद ये भी बादल का ही है। पयोधर, ठीक है? ये सारे के सारे बादल के हैं। तो वारिधर, अवधूत ये तो गलत हो जाएगा। कांता रमणी, वारिध और पयोधर, सी पार्ट इसका सही होगा। चलिए तीसरे नंबर में आ जाओ। क्या कह रहा है? पलाश वन के रचनाकार कौन है? पलाश वन के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा की और भी कई सारी कृतियाँ हैं, जैसे प्रभात फेरी, नाम याद रखना। इनकी अन्य कृतियों की या हम कहें अन्य रचनाओं की, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। प्रभात फेर और प्रवासी के गीत, एक इनकी रचना है, प्रवासी के गीत। इसके अलावा पलाशवन, ये भी इनकी एक रचना है। तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे में आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अनुप्रास,
अच्छा, जस्ट वेट, ये पलाश वन के रचनाकार तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और राइटर हैं, इनकी भी रचनाएँ काफ़ी पूछी जाती हैं। मैं वो भी लिखे देता हूँ, जैसे आपने नाम सुना होगा धूमिल का, धूमिल साहब। इनकी रचनाएँ कौन-कौन सी हैं पता है आपको? जैसे मैंने लिखा संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। एक रचना इनकी है, इसको बोलते हैं कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, ठीक है? और एक रचना है सुदामा प्रसाद पांडे का प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, ठीक? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। अब आओ चौथे नंबर पर, इसमें क्या कह रहा है? चौथे नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है? अनुप्रास में समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है। श्लेष में एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। संदेह में उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है और संदेह में जहाँ उपमेय में उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाए। देखो सीधी-सी बात है, संदेह मतलब क्या है? जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे। फिर से समझो, संदेह अलंकार में जब किसी वस्तु को देखकर संदेह बना रहे, वहाँ पर होता है संदेह अलंकार। जैसे एक आपने उदाहरण तो कई सारे पढ़े होंगे, जैसे एक सारी बीच नारी है, यही उदाहरण है कि नारी बीच सारी है। तो टी पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 5th नंबर, 5वां। इसमें कह रहा है तोड़ेंगे ही होंगे मठ और गढ़ सब। ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है मुक्तिबोध साहब की, सी पार्ट, मुक्तिबोध की। अच्छा 6 में आ जाओ। 6 में क्या कह रहा है? जो वर्ण या मात्रा की संख्या को हो, उसे क्या नियमित हो उसे क्या कहा जाता है? जो वर्ण या मात्रा की संख्या से नियमित हो, उसे कहते हैं छंद, छंद। और छंद के बारे में आपने कई सारी बातें पढ़ी होंगी। इसकी 2-3 विशेषताएँ याद रखो। मैंने लिखा छंद, ठीक है? ये क्या है? दरअसल यह एक पद्य संरचना है। यह एक पद्य संरचना है। गौर करना। यह निर्भर किस पर करती है? तो अभी जो आपने सवाल में पढ़ा था, ये निर्भर करती है 2-3 बातों पर। एक तो अक्षरों की संख्या और क्रम पर निर्भर करती है। अक्षरों की संख्या और क्रम पर, ठीक? और मात्रा गणना पर निर्भर करती है, मात्रा गणना पर। साथ ही साथ यति गति पर ये निर्भर करती है, यति गति पर। बात समझ पा रहे हो? चलिए वापस आओ, आंसर हो जाएगा छंद। नेक्स्ट देखो 7वां नंबर। इसमें कह रहा है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएँ होती हैं? 14, 12 अथवा 12-14 पर यति होती है और 3, 10, 17, 24वीं मात्राएँ अनिवार्यतः ये लघु होती हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7वें को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक आपने छंद पढ़ा होगा, नाम है गीतिका, गौर करना, ये है गीतिका। इसकी विशेषताएँ याद रखो, पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ाम में। सबसे पहले ये कैसा छंद है? आप बताओगे मात्रिक सम छंद है। यह एक मात्रिक सम छंद है, ठीक है? अब आ जाओ मात्राओं पर, तो ध्यान दो। पहले तो इसके चरण बताओ, इसमें 26 मात्राओं का चरण होता है, ध्यान देना। इसमें 26 मात्राओं का मात्राओं का चरण होता है, यानी कि 26 मात्राएँ। अच्छा, यति कहाँ पर होती है? यति होती है 14, 12 मात्राओं पर। 14-12 मात्राओं पर यति होती है। इसके अलावा अंत में लघु गुरु का प्रयोग किया जाता है। अंत में लघु और गुरु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? अब इसमें ज़्यादा हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, चूँकि एग्ज़ाम्पल्स देने लगे तो फिर मॉक टेस्ट आपके बहुत सारे रह जाएँगे। तो देखो, किस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएँ होती हैं? आप बताओगे गीतिका, ठीक है? उल्लाला, हरिगीत का, रोला, ये सारे के सारे आपने आई होप पढ़ रखे होंगे हिंदी में। नेक्स्ट देखो 8वां नंबर, वह बहुत हिंदी व्याकरण में शब्द बहुत हिंदी व्याकरण के अनुसार व्याकरण के विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है?
अब इस शब्द को पकड़ो, ये शब्द दिया है बहुत, गौर करना। विशेषण में जब आप पढ़ते हो तो इसके भेद में एक आपने भेद पढ़ा होगा, परिमाण बोधक विशेषण, पढ़ा है? परिमाण बोधक विशेषण, ठीक? ये जो परिमाण बोधक विशेषण है, गौर करना ज़रा, इसमें इसके भी 2 भेद होते हैं और आपने इनको भी पढ़ा होगा। परिमाण बोधक में एक देखो परिमाण शो हो रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है कुछ ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिनमें निश्चित परिमाण शो होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें अनिश्चित परिमाण शो होता है, जैसे इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है? और एक विशेषण होता है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। ये 2 टाइप याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो बहुत है, ये परिमाण बोधक तो है, लेकिन अनिश्चित है। आंसर हो जाएगा परिमाण वाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 9th में आ जाओ। 9th में क्या कह रहा है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से ये प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था कोलकाता से। और इसमें 2-3 बातें हैं जो आप याद रखो। हिंदी का समाचार पत्र ये है उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, ठीक? इस समाचार पत्र को पकड़ो और इसमें 2-3 फैक्ट मुझे बताओ। सबसे पहले हिंदी का ये पहला था, हिंदी का पहला समाचार पत्र था, ठीक है? कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो आप बताओगे ये प्रकाशित हुआ कोलकाता से, ये भी याद रखो। दूसरा, कब प्रकाशित हुआ था कोलकाता से? तो 30 मई 1826 को ये प्रकाशित हुआ था। और क्या बता सकते हो इसके संपादक कौन थे? तो आप बताओगे इसके संपादक याद रखना, इनका नाम है पंडित युगल किशोर, पंडित युगल किशोर शुक्ला, ठीक है? और ये जो पंडित युगल किशोर शुक्ला हैं, ये कानपुर से संबंधित थे, कानपुर से। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा कलकत्ता। चलिए 10 नंबर में आओ। देवर का तत्सम पूछ रहा है, तो ये तो सिंपल सा सवाल है, द्विवर हो जाएगा। इसके अलावा और आगे बढ़ो ज़रा, 11 में क्या कह रहा है? किसने कहा है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने। याद रखिएगा, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखो। जिस जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसे समष्टि रूप से क्या कहा जाता है? सॉरी, उसे समष्टि रूप से भाषा कहा जाता है। और ये वाक्य कहा किसने? ये सक्सेना साहब ने कहा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन-सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? मणिपुरी है, संथाली है, भोजपुरी शामिल नहीं, ठीक है? मराठी भी है, सी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एक 13 नंबर क्वेश्चन में किसकी रचना है? ये जो रचना दी है जयद्रथ वध, ये किसकी रचना है? दरअसल जयद्रथ वध है मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त। एक मैं राइटर लिख रहा हूँ यहाँ पे। आई होप इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। इनका नाम है अज्ञेय, अज्ञेय, ठीक है? और इन्हें इनका जो मूल नाम था, वो था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अच्छा, ये जो मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है, मुझे बता सकते हो ये वात्स्यायन साहब जन्मे कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में ये इनका जन्म हुआ था और वो हुआ था कुशीनगर में, कुशीनगर में, ठीक है? रचनाएँ बता सकते हो इनकी कौन-कौन सी हैं? पूछी जाती हैं आपसे रचनाएँ, तो ध्यान दो। इनकी रचनाएँ याद रखना, कोठरी की बात, कोठरी की बात, एक तो ये रचना हो गई। एक रचना याद रखो, ग्रैगीन, इन्हीं की रचना है। रोज, इन्हीं की रचना है। छोड़ा हुआ रास्ता, छोड़ा हुआ रास्ता, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके अलावा विपथगा, विपथगा, ये भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा और भी कई सारी हैं, जो आपने पढ़ी होंगी, जैसे एक रचना मैं लिखता हूँ शरणार्थी,
ये भी इन्हीं की रचना है। कोठरी की बात मैंने लिख दी है। एक अमर वल्लरी, या हम कहें हाँ, ठीक है। अमर वल्लरी, ये भी इनकी एक रचना है। परंपरा, ये भी इनकी एक रचना है। तो ये कई सारी इनकी रचनाएँ हैं। जयद्रथ वध किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। 14 में आ जाओ। 14 में क्या कह रहा है? जो कठिनाई से मिलता है, उसके लिए एक शब्द। जो कठिनाई से मिले, ये हो गया दुर्लभ। अलभ्य क्या है? अलभ्य जिसे लाभ ना प्राप्त हो, जिसे लाभ ना प्राप्त हो, अलभ्य हो जाएगा। ये लिखा है अप्राप्य। अप्राप्य क्या होता है? अप्राप्य होता है जिसे प्राप्त न किया जा सके, जिसे प्राप्त न किया जा सके। ठीक है? अब आ जाओ अनुपलब्ध, जो उपलब्ध ही ना हो, जो उपलब्ध ना हो, याद रखिएगा। तो आपसे कह रहा है कि जो कठिनाई से मिलता है, तो ये हो जाएगा दुर्लभ, ए पार्ट। अब आ जाओ 15 में, ये क्या कह रहा है? पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। आकाश का पुष्कर, कमल का तामरस और यमुना का जाह्नवी। ये जो जाह्नवी शब्द है ना, ये जाह्नवी शब्द गंगा का पर्याय है। तो यही सुमेलित नहीं है, ये गंगा का पर्याय है। तो सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। कह रहा है ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? 16 नंबर में आ जाओ। ऊष्म व्यंजन ये आपने पढ़े होंगे, जैसे जिनको बोलने पर ऊष्मा निकलती है, शा, है ना? फिर मैंने कहा खटकोण वाली शा, ठीक। फिर सा मैंने कहा सरौता वाली, और इसके अलावा हा से हल। तो ये जब आप शब्द बोलते हो तो आपके मुँह से ऊष्मा निकलती है, और ये हो गए ऊष्म व्यंजन। तो शा, ए पार्ट सही हो जाएगा, बाकी सारे तो ऊष्म है नहीं। नेक्स्ट देखो 17 नंबर, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है? त्रिमात्रिक स्वर देखो, मात्राओं के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन-कौन से? एक हो गया ह्रस्व, एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत। ध्यान देना, एक होता है प्लुत। अच्छा, यहाँ पर आओ ज़रा। ये जो ह्रस्व है, ह्रस्व जब बोलते हैं तो ह्रस्व से दीर्घ में 2 गुना समय लगता है, लेकिन प्लुत में 3 गुना समय लगता है। ये मेजर डिफरेंस है, ध्यान रखो। ह्रस्व से ह्रस्व से दीर्घ में 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। लेकिन अब अगर हम बात करें प्लुत की, ठीक? आपसे प्लुत ही पूछ रहा है एक मॉक टेस्ट में। तो प्लुत का जब आप उच्चारण करते हो, अर्थात इनका उच्चारण करने में लगभग 3 गुना समय लगता है, समय लगता है, ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 18 में आओ, इसमें क्या कह रहा है? सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि बताओ। सन्मार्ग, इसमें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा सत, धन, मार्ग, ठीक? तो व्यंजन संधि हो जाएगी इसमें, है ना? 18 का सी पार्ट। और व्यंजन संधि के कुछ विशेषताएँ भी होती हैं, जैसे दोनों शब्द जब आप संधि विच्छेद करोगे, तो आपके जो दोनों शब्द होंगे, वो व्यंजन होंगे, और व्यंजन का जो वास्तविक अर्थ होता है, वो होता है ये हलंत, आपको हलंत मिलेगी, है ना? तो व्यंजन का वास्तविक स्वरूप हलंत होता है। तो खैर, और आगे बढ़ते हैं। 19 में आओ, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म पहचानिए। अधिष्ठित का क्या होगा? अधिष्ठित का होता है अनधिष्ठित, प्रतिष्ठित नहीं, अनअधिष्ठित, ठीक? आस्था, विश्वास। आस्था होना और विश्वास होना ये तो लगभग एक ही बात हो गई। आस्था का होगा अनास्था, चूँकि विलोम आपसे पूछ रहा है। अनास्था, असूया, अनुसूया, ये ठीक है, यही सही है। कह रहा है सही युग्म। प्रमुख का विमुख नहीं होता है। प्रमुख का होता है कोई व्यक्ति बहुत प्रमुख है, अब उसकी तुलना में आप सामान्य हो जाओगे, ठीक है? तो सारे के सारे गलत हैं, सी पार्ट सही होगा। 20 में आ जाओ, 20 नंबर में। कह रहा है वह समारोह
वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। इसे कहते हैं समावर्जन नहीं, समावास ये भी गलत है, समावरण ये भी गलत है, इसे कहते हैं समावर्तन। याद रखिएगा। ये अ, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21 में आओ। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन-सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? यानी कि कौन-सा युग्म गलत है? क्षीर का खीर होगा, क्या ये सही है? आगे दही को दधी कहेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? दुग्ध दूध है, घृत घी है। कह रहा है कि नीचे दिए गए तद्भव तत्सम तद्भव शब्दों में कौन-सा त्रुटिपूर्ण युग्म है? दही दधी होगा, ये गलत है। आगे पढ़ो ज़रा 22 नंबर में। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से आँख का तत्सम कौन-सा होगा? देखो, आँख का होगा अक्षी, बी पार्ट। ये लिखा है ईदृश। ईदृश का तद्भव क्या होगा? ईदृश का होता है ऐसा, ऐसा, ठीक है? अब आ जाओ दंष्टिका। इसका तद्भव क्या होगा? इसका होगा दाढ़ी, दंष्टिका। और ये लिखा है दर्श, इसका होता है दरस। याद रखिएगा, ये सारे के सारे। नेक्स्ट देखो 23 23 नंबर। इसमें कह रहा है सही श्रुतिश्रम भिन्नार्थक युगल का चयन करें। शीत, शीत, ठंडक और तुषार। शीत में होता है ठंडक, तो सी पार्ट में देखो जरा, ये लिखा है ठंडा और शीत का मतलब होता है तेज किया गया, ठीक है? जैसे मैंने लिखा शीत, इस शीत का अर्थ होगा तेज यानी कि नुकीला। नुकीला जैसे शान नहीं किसी वस्तु में शान रखवा दी अर्थात शान पर किया गया तेज, शान पर किया गया तेज। तो आंसर इसका हो जाएगा शीत का ठंडा और शीत का तेज, सी पार्ट सही होगा। 24 में आओ। 24 कह रहा है कि अली शब्द के अनेकार्थी बताओ। तो अली के बहुत सारे होते हैं, भंवरा है, कोयल है, सखी है, बिच्छू है, वगैरह वगैरह। 25 में आओ। 25 में इसमें क्या कह रहा है? एक शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? देखो, एक तो होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग, ठीक? प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? शब्द के अंत में। शब्द के अंत में इसे जोड़ेंगे और उपसर्ग कहाँ जोड़ेंगे? इसे जोड़ेंगे शब्द से पहले, शब्द से पहले। चलिए भाई 26 में आ जाओ। इसमें क्या कह रहा है? दुकाल में कौन-सा उपसर्ग है? अब यहाँ पर देखो, इसमें कह रहा है दुकाल में कौन-सा उपसर्ग है? उपसर्ग का मतलब है कि अब जो भी शब्द होगा वो मेन शब्द से पहले जुड़ेगा। उपसर्ग मतलब पहले जुड़ रहा है, ठीक? अब इसमें दिया है दुकाल और शब्द से पहले कौन जुड़ा है? काल से पहले दु। अच्छा ये जो दु है, जब भी कभी ये शब्द आ जाए आपको किसी भी शब्द में दिखे, दा और छोटे ऊ की मात्रा, इसका एक सीधा-सा अर्थ होता है कि उस शब्द में कुछ न कुछ बुरा छुपा होगा या फिर कोई हीन भावना छुपी होगी। जैसे एक शब्द मैं लेता हूँ, दुकाल, ठीक है? एक शब्द मैं लेता हूँ, दुबला। कहीं न कहीं कुछ बुरा छुपा है या फिर हीन छुपा है। जैसे एक शब्द है भर, ये उपसर्ग है और जब आप इस उपसर्ग को किसी शब्द में जोड़ते हो पहले, तो भर शब्द का सीधा-सा अर्थ होता है पूरा। जैसे मैंने कहा भर पेट यानी पूरा हो गया या फिर ठीक हो गया, ये छुपे हुए अर्थ हैं। जैसे मैंने कहा भर पेट, ठीक? भर पेट। मैंने कहा भरसक प्रयास करो, पूरा प्रयास करो। जैसे मैंने कहा वो भरपूर है। तो कुल मिला के इसका मतलब होता है पूरा-पूरा। जैसे एक उपसर्ग मैं और आपको बताता हूँ, ये आपने पढ़ रखे होंगे हिंदी में। एक उपसर्ग मैं और आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा उन, उन का छुपा हुआ अर्थ होता है। क्या पता है उनका छुपा अर्थ क्या होता है? उनका छुपा अर्थ होता है एक कम, एक कम और आम तौर पर जहाँ पर उन शब्द आ जाए, तो आप समझना वहाँ एक कम होगा जैसे 29 या 19, 20 में एक कम, ठीक? जैसे 49
तो 50 में 1 कम, जैसे 19 या हम कहें 29, ये 19 है और ये 29 है, ठीक है? तो उन का अर्थ है 1 कम। इस प्रकार से भी आप अर्थ पता करके याद किया करो तो सहज हो जाएँगे ये शब्द याद करना। तो दुकाल ये कैसा उपसर्ग है? ये सारे के सारे जो मैंने उन बताया या हमने दू बताया या हमने भर बताया, ये सारे के सारे उपसर्ग हिंदी के हैं, ठीक? और आगे बढ़ो 27 में निम्नलिखित वाक्य दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य बताओ। कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, ठीक है? जो लोग बाहर जाना चाहते हों, वे जा सकते हैं। ये गलत है। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, यहाँ 7वीं होगा, ठीक? सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है, तो ये सारे इसमें ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर। इसमें क्या कह रहा है? जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक या फिर नाउंस। पुरुषवाचक सर्वनाम आपने पढ़े होंगे। सर्वनाम पढ़ा होगा और फिर उसके भेदों में पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक? इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। इसकी विशेषताएं क्या हैं? दरअसल ये पुरुषों के नाम के बदले में आते हैं। आमतौर पर उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है। आपने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष पढ़े होंगे। तो उत्तम पुरुष में अगर हम आपसे पूछें, इसमें कौन आता है? तो आप बताओगे उत्तम पुरुष में आता है लेखक या फिर वक्ता, ठीक है? लेखक या फिर वक्ता। और अगर हम आपसे पूछें कि मध्यम पुरुष में कौन आता है? मध्यम पुरुष में इसमें आता है पाठक या फिर श्रोता, ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। 29 आ जाओ 29 में। कह रहे कौन उर्दू शब्द सौदा इसका बहुवचन रूप क्या होगा? सौदा का आप बहुवचन नहीं बना सकते। बहुवचन में उसके लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है। अंत में गर लगा सौदागर लगाकर उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है? और आगे आओ 30 नंबर में। इसमें क्या कह रहा है? जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, वो किस प्रकार का समास कहलाता है? उसे किस प्रकार का समास कहा जाता है? जब 2 पद दिए हों और उनको जोड़ दिया जाए और फिर उससे तीसरे अर्थ का बोध हो जाए। इसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। ये डेफिनिशंस आपने पढ़ रखी होंगी। अब आओ यहाँ से शुरू होता है रीज़निंग। कह रहा है दिया है कि पी क्यू का पिता है। इसमें जैसा-जैसा दिया है वैसे-वैसे आप पहले पूरा का पूरा फिगर बना लो। तो पी पिता है क्यू का यानी पी हो जाएगा ऊपर, जनरेशन गैप आ रहा है तो नीचे हो जाएगा क्यू और चूँकि पिता है तो मैंने प्लस साइन लगा दिया। आर पी का भाई है, तो पी का भाई है आर, तो यहीं पर जनरेशन गैप नहीं होगा इस बार, इसी के जनरेशन में होगा इसका भाई आर। आगे क्या कह रहा है? एच टी का भाई है, टी क्यू का भाई है, क्यू का एक भाई है, ये है टी, ये प्लस हो जाएगा। एस टी का भाई है, टी का भाई है एस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, सारे मेल हैं, ठीक है? अब ऐसी स्थिति में कह रहा है एस का चाचा कौन है? तो एस का ये भाई और ये पिता। क्यू का तो फिर ये सारे भाई हैं तो पी एस का हो जाएगा फादर, पिता। लेकिन ये आर इस एस का हो जाएगा अंकल, ठीक है? चाचा यानी कि आर सही होगा। आगे बढ़ो जरा। E5 होटल पारा और लैम्ब इसका कोड क्या होगा? ये लिखा है E5 मुझे अंग्रेजी के कोड बताओ। क्या ई का कोड 5 होता है? बताना जरा। ई का कोड कितना होता है? 5, ए का 1, बी का 2 इस तरह से आपने पढ़ रखे होंगे। होटल, ये लिखा है होटल, होटल में 12 है। अब इसमें 12 कैसे आ सकता है? ये लिखा है HOTE और L। एच का मतलब क्या है? कोड बताओ मुझे। एच है 8, ओ है 15, ये 15वें नंबर पर आता है। T20, T 20 पर है, ई है 5 और एल का कोड है 12।
तो अब मुझे बताओ इन सबको जोड़ के कितना हो जाएगा? 12, 15, 5, 20, 20, 40 और ये 20 हो गए, 8 और 12। तो 40, 20 ये हो गए 60। अब इसमें देखो होटल में कितने अक्षर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल है 5। 12 लाना है, तो 5 से अगर हम डिवाइड कर दें, तो आंसर हमारा 12 आ जाएगा। बोलो भाई, यहाँ पर हो गया 12, ठीक? तो कुल मिला के जो पैटर्न बन रहा है वो ये बन रहा है कि इसका कोड लिखा और बटे चूँकि ये एक ही अक्षर है, तो 1 से डिवाइड कर दिया। इन सब के कोड लिखे और जोड़ दिया और टोटल है 5 अक्षर, तो 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक वही स्थिति अब हमें लैंप में करना है। एल का कोड कितना है? 12 रीज़निंग में। ए का कोड है 1, एम का कोड है 13 और बी का कोड है 2। ये सारे आपने रट रखे होंगे। अगर नहीं रटे हैं, तो आगे आने वाली जो भी परीक्षाएँ हैं, जैसे पेट, इसके लिए आप तैयार करो अपने आप को रीज़निंग में। और आगे आने वाली जो भी परीक्षाएँ हैं, चूँकि अब जैसे-जैसे सरकार आगे बढ़ रही है, चुनाव भी होने हैं, तो वहाँ वो हो सकता है लोअर पीसीएस वगैरह निकाल दें, ठीक है? लेखपाल फिर से आएँगी, तो यहाँ आपको रीज़निंग पूछेगा, रीज़निंग अच्छी करिए। अब इनको क्या करोगे? पुराने पैटर्न के आधार पर सबको जोड़ोगे। सबको जोड़ दिया, तो 13 2 15, 15 और 1 16, 17 18 यहाँ हो गए और ये हो गए 48, 10 और जोड़ दिए। अब 48 है, पुराने पैटर्न में आपने क्या किया था? 5 से डिवाइड किया था। यहाँ अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4, तो आप 4 से डिवाइड कर दोगे। 1 मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। 4 से ये 48, जस्ट वेट, एल का 12 हो गया, ठीक? ए का 1 हो गया, एम का 13 हो गया, बी का हो गया 2। जोड़ो ज़रा इनको, 12 1 13, दूना 26, 27, 28 हो गया। ये मैंने 48 क्यों लिख दिया? जस्ट वेट, ये होगा 28, 4 सते 28 यानी कि 7। ए पार्ट सही हो जाएगा। और आगे बढ़ो, 33 नंबर में आ जाओ। कह रहा है आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन-सा कथन पर्याप्त है, आवश्यक है, वो ज्ञात कीजिए। शनिवार को कातिर ने अपराध उपन्यास के कितने पन्ने पढ़े? ये सीधा-सा सवाल है। कह रहा है कातिर ने रविवार की सुबह पुस्तक के आखिरी 50 पन्ने पढ़े थे, ठीक? पुस्तक में 450 पन्ने हैं, तो यहाँ पर देखना टोटल पन्ने हैं कितने? टोटल हैं 450, जिसमें से 2 तिहाई पन्ने उसने शनिवार से पहले पढ़ लिए। यानी शनिवार से पहले कितने पढ़े हैं? शनिवार से पहले ये पढ़ लिए हैं, टोटल पन्ने हैं 450, उसका 2 तिहाई। तो ये हो गया 3 15 और 15 दूना 30 यानी कि 300। 300 पन्ने तो उसने शनिवार से पहले पढ़ लिए। अब आपसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि कातिर ने उपन्यास के कितने पन्ने पढ़े वो भी शनिवार को। तो शनिवार को पढ़े गए पन्ने कैसे निकालोगे? शनिवार को पढ़े गए पन्ने कैसे निकालोगे? टोटल बचे कितने हैं? शनिवार से पहले 300 पढ़ लिए थे। टोटल थे कितने? 450। गौर करना, 450। अब इसमें से 300 पढ़े जा चुके हैं। इसके अलावा रविवार की सुबह पुस्तक के आखिरी पन्ने और पढ़ चुका है, तो 50 और पढ़ लिए। अब टोटल आप जब टोटल में इनको घटाओगे तो शनिवार को पढ़े गए पन्ने निकल आएँगे। तो ये हो जाएगा 450 माइनस 350 बराबर 100, यानी कि शनिवार को पढ़े गए पन्ने हैं 100। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये दोनों 100 संख्या निकालने के लिए आपने दोनों कथनों का इस्तेमाल किया? आप कहोगे हाँ, यानी कि दोनों कथनों का इस्तेमाल करके आप उत्तर को निकालोगे। तो आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2, दोनों कथनों की एकत्रित जानकारी आवश्यक है हमें उत्तर तक पहुँचने के लिए। ठीक, 34 में आ जाओ। 34 में क्या कह रहा है? ये आकृतियाँ दी हैं। कह रहा है बताओ भाई सही कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह। ये सर्किल था। जैसे ही आगे बढ़े प्लस का साइन आ गया। ये स्क्वायर है। अब जैसे ही आगे बढ़ोगे तो स्क्वायर के अंदर प्लस का सिंबल आ जाएगा। बस यही उत्तर है, सी पार्ट। ठीक है? 35 में आओ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35 में। कह रहा है कि ये आकृतियाँ दी गई हैं। बताओ कि इनमें से कौन-सी आकृति भिन्न है? तो एक तो ये पूरा सर्किल है, उसमें आधा सर्किल शैडो है। ये ट्रायंगल है, आधा ट्रायंगल शैडो है। ये है रेक्टेंगल यानी कि आयत है। इसमें आधा ब्लैक है। अब यहाँ पर है
ये 1, 2, 3, 4, 5 यानी पंचभुज है और इसमें ब्लैक तो है नहीं, या तो ये ब्लैक कर देते, तो यही हमारा अलग हो जाएगा भिन्न, यानी कि सी, ए पार्ट सही होगा। ठीक, 36 में आओ, इसमें क्या कह रहा है? 39 विद्यार्थियों की कक्षा में राम श्याम से आगे 7वें रैंक पर है। गौर करना, मुझे बताओ टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने पहले? टोटल स्टूडेंट्स ये हैं 39। अब कह रहा है राम श्याम से आगे 7वें स्थान पर है, तो अभी इस स्टेटमेंट को छोड़ दो, थोड़ा-सा और आगे बढ़ो। यदि श्याम की रैंक अंतिम से 17वाँ अर्थात श्याम कहाँ पर है? अंत से 17 स्थान पर है। अब यहाँ पर आओ, राम श्याम से 7 रैंक आगे है, तो क्या मुझे बता सकते हो राम का रैंक क्या हो जाएगा? राम का रैंक हो जाएगा 17 प्लस 7 यानी कि 24th 24वां। अब कह रहा है बताइए कि राम का आरंभ से कौन-सा था? तो आरंभ से कौन-सा हो जाएगा? आरंभ से हो जाएगा 39 माइनस 24 प्लस 1 यानी कि इसमें घटाओगे आप तो 15 बचेगा प्लस 1 ये रैंक हो गई 16वीं। आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 16वीं रैंक है राम की। और आगे बढ़ो, 37 में आ जाओ। ये अनुपात-समानुपात टाइप के सवाल होते हैं। इस तरह के सवाल करने के लिए आपको नज़दीक-नज़दीक का गुणा बराबर दूर-दूर का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है? नज़दीक-नज़दीक और दूर-दूर का मल्टीप्लाई। अब ऐसी स्थिति जैसे ही इस तरह के फिगर्स दिखें बस यही रूल फॉलो होगा। यानी ये हो जाएगा 5x इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो 5x हुआ। 8 इंटू 0.75 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 0.75। अब x बराबर हो जाएगा 8 इंटू 0.75 बटे 5। ये दशमलव हटेगा, डबल ज़ीरो, 5 2 10 सॉरी गलत हो गया। ये हो जाएगा 15 पन्ना 75 यानी 15 आ जाएगा और 15 ठीक 120 बटे 100 आंसर हो जाएगा 1.20। बी पार्ट इसका सही होगा। ठीक, अब आ जाओ 38 में। 6 व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ई और एफ वृत्त में खड़े हैं। अब यहाँ पर आप एक वृत्त बना लो सबसे पहले तो। गौर करना, यहाँ पर आप एक वृत्त बनाओ। मैं इसको ले लेता हूँ। ये मैंने एक वृत्त बना दिया। ठीक, देखो और एक काम और करता हूँ। इस वृत्त में अब जैसे-जैसे कहा गया है वैसे-वैसे आप पढ़ते जाओ। पी, एफ और सी के बीच में खड़ा है। तो पहले तो 6 लोग हैं, तो मैंने 6 लोग ले लिए, ठीक है? ये पूरे के पूरे 6 हो गए। एफ और सी के बीच में कौन खड़ा है? बी। तो यहाँ पर मैंने बी को बिठाला, गौर करना, यहाँ बी को बैठाया और एफ और सी यानी यहाँ पर एफ अगर मैं बैठा दूँ तो यहाँ पर सी हो जाएगा। फिर कह रहा है ई, ए, ई और डी के बीच में है, छोड़ दो उसको, अभी कुछ क्लियर नहीं है। एफ डी के बाईं ओर खड़ा है, एफ डी के बाईं ओर है, यानी यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक? तो इसके बाईं ओर एफ आ जाएगा। अब इस वाक्य में आओ तुरंत। ए, ई और डी के बीच में खड़ा है। कह रहा है ए, गौर करना, ए, ई और डी के बीच में है, तो यहाँ पर ई आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है? ए और एफ के बीच में कौन खड़ा है? ए और ये है एफ, इसके बीच में है डी। आंसर हो जाएगा सी। चलिए 39 में आ जाओ। क्या कह रहा है? कौन-सी जोड़ी है जो बाकियों से अलग है? 65 वर्ष में 65 वर्ष में हीरक जयंती नहीं होती, ये 60 वर्ष में होती है। 60 वर्ष में, 50 वर्ष में स्वर्ण जयंती, 40 वर्ष में रूबी जयंती और 25 वर्ष में रजत जयंती। तो ए पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ो ज़रा, 40 में आ जाओ। 7, 40, 5 सॉरी 7, 40 और ये 5, 9 और ये 4 बीच में 40। इस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा, फिर आप लगा पाओगे कि यहाँ पर कौन-सा अक्षर आएगा, कौन-सा अंक आएगा सॉरी। अब इस पैटर्न को समझने के लिए ज़रा एक पैटर्न बिठाते हैं। ये लिखा है 7, ये लिखा है 5, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर लें 7 बना 35 और इन दोनों को 35 हो गया, इन दोनों को घटा दें, तो
ये बचेगा 5, 35 5 हो जाएगा 40। जैसे हमने इसको जोड़ा 9 को और उसमें 4 घटा दिया, आंसर क्या आ गया? 40। 7 5 35 और 10 में 4 गए 5, इन दोनों को जोड़ के 40। वही पैटर्न यहाँ पर बिठाओ। 3 गुणा 17 यानी 51 प्लस 8 माइनस 5 ये हो जाएगा 51 और 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 54। ठीक पैटर्न बैठ गया। अब इसमें आओ, इसमें भी वही काम करोगे। 10 इंटू 6 60 हो गया प्लस 7 माइनस 3 60 4 64। सी पार्ट इसका सही हो गया। ठीक है, अब आ जाओ 41 में। इसमें कह रहा है कि इसको पढ़ो जरा। कह रहा है कथन में भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं, यहाँ पर दे होना चाहिए, दे रहे हैं कि सितारों की बड़े बजट की फ़िल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की फ़िल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। निष्कर्ष इसका क्या है? सितारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फ़िल्में अत्यंत सफल रही हैं। ये निष्कर्ष लग रहा है कि हाँ, ये हो सकता है। ठीक है? और फिर से एक बार पढ़ लो ज़रा, मैं एक बार और कन्फर्म कर लूँ इसको। भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों यानी कलाकारों की बड़े बजट की जो फ़िल्में होती हैं, वो खराब कारोबार कर रही हैं। और विषय वस्तु यानी कॉन्टेक्स्ट विषय वस्तु आधारित यानी उनका विषय वस्तु अच्छा है। छोटे बजट भी अगर हो तो चलेगा, लेकिन विषय वस्तु अच्छा होना चाहिए, अंदर का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कई फ़िल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं, तो सितारों के चयन को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है और अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फ़िल्में हाँ, बिल्कुल सही है, ये सही है। बड़े सितारे के चयन के कारण बड़े बजट की फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही हैं। ये हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि ऊपर इसका वर्णन नहीं किया गया है, तो ये गलत हो गया। केवल और केवल कथन एक अनुसरण करता है। 42 में आओ, 42nd में। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये जो प्रश्न में चिह्नित करें, ये कथन दिए हैं और ए का मूल्य क्या होगा? ए का मूल्य आपसे पूछ रहा है। यदि ए और बी दो अलग-अलग पूर्णांक हैं और उनका गुणनफल 40 है, तो ए इंटू बी बराबर है 40। अब इसमें कंडीशंस क्या है? ए विषम है, तो ए को विषम कर दो। मान लीजिए विषम हमने कर दिया 5 और कह रहा है बी ए से बड़ा है, तो अगर हमने इसको 5 किया तो बी हो जाएगा 8, 8 पंच 40, सही है। ठीक, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं उत्तर। तो अ, ए का मूल्य क्या है? ए का मूल्य निकालने के लिए आपको दोनों कथनों की आवश्यकता पड़ी है, ठीक है? ए का मूल्य क्या है? अब यहाँ पर पढ़ो, यदि केवल कथन एक ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो, नहीं, हमें दोनों की आवश्यकता पड़ी है। अकेले 2 का भी इस्तेमाल नहीं किया है। दोनों को मिलकर कथन 1 और 2 दोनों एक साथ मिलाकर समस्या का उत्तर दिया गया है। तो तीसरा हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ो 43 में। नीचे कुछ कथन और उनके निष्कर्ष दिए गए हैं। पता करें कि निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों में से तर्कसंगत रूप से सही हैं। कुछ इंजीनियर दार्शनिक हैं। जरा इसको मैं थोड़ा-सा और ऊपर करता हूँ और यहाँ पर मैं फिगर बनाता हूँ, ठीक है? कह रहा है कुछ इंजीनियर दार्शनिक हैं। जैसे मैंने ये लिखा इंजीनियर, जस्ट वेट, एक काम करता हूँ, मैं सर्किल लेता हूँ और मैंने कहा कि कुछ इंजीनियर दार्शनिक हैं, तो मैंने ये बना दिया इंजीनियर। अब गौर करना, फिर आपसे कह रहा है कि कुछ इंजीनियर दार्शनिक हैं, यानी कि एक मैं फिगर और बना देता हूँ। यहाँ पर ये हो गया इंजीनियर और ये हो गया दार्शनिक। आगे क्या कह रहा है? और कुछ लेखक हैं। तो यहीं पर लेखक का भी फिगर आप बनाओगे। जैसे मैंने एक फिगर ये बना दिया, ठीक? ये हो गया आपका लेखक। तो यहाँ लेखक आ गया। कह रहा है सभी लेखक रसोइया हैं, तो ये जितने भी लेखक हैं, ये सारे के सारे लेखक एक और बड़ा सर्किल इनको घेर लेगा, ये हो जाएँगे रसोइया। और कुछ दार्शनिक लेखक हैं, तो यहाँ पर जो कुछ दार्शनिक हैं, वो लेखक भी हो जाएँगे, तो यहाँ इस जगह ये सटीक बैठ रहा है। अब आगे कह रहा है कुछ दार्शनिक जो इंजीनियर हैं, वो लेखक भी हो सकते हैं। कुछ दार्शनिक जो कि इंजीनियर हैं, वो लेखक भी हो सकते हैं।
संभावना है होने की। हाँ, बिल्कुल सही है। इस स्थिति में कम से कम एक रसोइया हो सकता है, जो दार्शनिक हो। जो कि दार्शनिक हो, रसोइया तो सारे हैं, यहाँ पर रसोइया भी आ गया, अर्थात दोनों संभावनाएँ हैं। ठीक है? 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक, आगे बढ़ो ज़रा, 44 में आ जाओ। इसमें कह रहा है कि यदि संतरे सेब हों, केले खुमानी हों, सेब मिर्च हो, खुमानी संतरे हों, मिर्च केले हों, तो हरा रंग किसका होता है? रंग हरा किसका है? हरा किसका होता है? मिर्च का। और मिर्च क्या है? केला, तो आंसर केला हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो 45। कह रहा है कि दिए गए विकल्प दिए हैं और बताओ कि उनमें अर्थपूर्ण तर्क संगत क्रम से व्यवस्थित कर कीजिए। और फिर ये जो नीचे दिए गए विकल्प हैं, इनमें सही उत्तर बताइए। गंतव्य, बुकिंग, बोर्डिंग, यात्रा, प्लानिंग। सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप करते हो बुकिंग। गौर करना, सॉरी, बुकिंग नहीं करते हो। सबसे पहले तो आपकी प्लानिंग होगी कि आप प्लान बनाओगे, कहाँ जाना है। ठीक, फिर इसके बाद आप क्या करते हो? आप करते हो बुकिंग कि भाई हमें यहाँ जाना है। इसके बाद आप बोर्डिंग करते हो और इसके बाद आपकी यात्रा शुरू हो जाती है और इसके बाद आप पहुंच जाते हो गंतव्य पर। ठीक, तो आप इसको अब मैच करा लेना अपने हिसाब से। आगे बढ़ो, 46 में आ जाओ। यहाँ से आपका जीएस स्पेशल शुरू होगा। इसमें कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। अगर मैं आपको मैप में ले चलूं, भारत के मैप में, तो भारत का मैप ये रहा, इसका दक्षिणी पार्ट। ठीक है, ये रहा दक्षिणी पार्ट और इसी में आगे ऊपर गुजरात निकल जाएगा। तो जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये पोर्शन, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। यही है पश्चिमी घाट। और इसी से मिलता हुआ जो ये पूरा का पूरा इधर समुद्र है, ये अरेबियन सी कहलाता है। और जब आप इस तट पर आते हो, तो ये जो तट है, ये कहलाता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट। और इधर की तरफ जो पानी आपको मिलेगा, समुद्र मिलेगा, वो बे ऑफ बंगाल है। ये दोनों ही हिंद महासागर के ही पार्ट है। ठीक है? अब यहीं पर आप पश्चिमी घाट में जब आओगे, तो आपको सह्याद्री मिलेगी। सह्याद्री ऊपर से नीचे के क्रम में। और इसके बाद आप जाओगे नीलगिरी, आप अन्नामलाई जाओगे, अन्नामलाई, और इसके अलावा कार्डमम हिल्स, यानी इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम हिल्स। ठीक है? ज्योग्राफी में मैं इनको और भी मैप में आपको समझाऊँगा। तो इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स। नेक्स्ट देखो, रेगुर किस नाम से जाना जाता है? हालाँकि इसको कहते हैं काली मिट्टी। सवाल सिंपल सा है, लेकिन 2-3 बातें याद रखो। आप बात कर रहे हो काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी के अन्य कुछ नाम भी होते हैं क्या? आप कहोगे हाँ, काली मिट्टी के अन्य नाम। ठीक है? गौर करना, अन्य नाम, ये आपसे पूछे जाते हैं समय-समय पर। तो ये सारे के सारे नाम याद रखना। एक तो नाम होता है रेगुर, या फिर रेगुड़ भी कहा जाता है। दूसरा कपास, कपास मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक? और इसे चरणोजेम भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय चरणोजेम। अच्छा, अगर हम इसके विस्तार की बात करें, तो इसका विस्तार कहाँ तक है? जैसे मैं भारत की अगर हम बात करें, तो ये रहा आपका तमिलनाडु, ये रहा गुजरात। ठीक है? ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, गुजरात वाला क्षेत्र, गुजरात वाला, और साथ ही साथ जब आप आगे बढ़ोगे कर्क रेखा को पकड़ के, तो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। नीचे जैसे ही आप आओगे तो मिलेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कुछ भाग, गुजरात, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार ज़्यादा है। ये जो क्षेत्र है, ये काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। ठीक है? काली मिट्टी का क्षेत्र है। जैसे मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, यहाँ पर आपको काली मिट्टी मिलेगी। इसके अलावा आपको महाराष्ट्र चले जाओ,
तो महाराष्ट्र का क्षेत्र ये भी काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा पश्चिमी सॉरी और इसके अलावा गुजरात का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र मैंने लिखे हैं वो काली मिट्टी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है? वापस आ जाओ, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अब आ जाओ 38 में, 38। इसमें कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान, इसे क्या कहते हैं? ये घास का मैदान कहलाता है, दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है। सेल्वा है, पम्पास है, प्रेयरी है, स्टेपी है या फिर ननातिस। दरअसल इन्हें कहते हैं पम्पास। एक बात समझो, सेल्वा, पम्पास, प्रेयरी और स्टेपी। यहाँ पर आओ जरा, मैं 2-3 बातें आपको बता दूँ। घास के मैदान, एक टेबल बना लो आप। घास के मैदान और एक टेबल बना लो महाद्वीप की। कौन से महाद्वीप में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? गौर करो। अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ लानोस, ये घास का मैदान, इसके अलावा पंपास, ये घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? आप बताओगे दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है? वहीं स्टेपी अगर हम पूछें, ये घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? आप बताओगे यूरोप में, यूरोप में। फिर मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ प्रेयरीज कहाँ पाए जाते हैं? प्रेयरीज ये पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। याद रखिएगा, पूछे जाते हैं आपसे डायरेक्ट सवाल। फिर इसके बाद अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ, स्टेपी बता दिया, मुझे बताओ वेल्स, वेल्ड, ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? आप बताओगे अफ्रीका में। चलिए एक और बता दो मुझे, सवाना, सवाना कहाँ पर है? ये है पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में। कुछ याद आ रहा है आपको? ये सारे के सारे आपने रट रखे होंगे। चलो 2-3 मैं आपसे और पूछता हूँ, मुझे 3 बताओ। सवाना, कैंपोस, बताओ ये कहाँ पर है? जैसे मैंने लिखा वेल्स, ये कहाँ पर है? बताओ। और मैंने लिखा डाउन्स, ये कहाँ पर है? तो याद रखो कैंपोस कहाँ है? ये ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में ये घास के मैदान विस्तारित हैं। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में, ठीक। वेल्स कहाँ पर है? तो मैंने अभी आपको बताया था वेल्स ये अफ्रीका में है, खास तौर से दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। और डाउन्स कहाँ है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? चलो वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 48 बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। 49 में आओ, इसमें क्या कह रहा है? कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये है प्रकृति 2025। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है यहाँ पे नई दिल्ली में। और ये कार्बन मार्केट पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और इसमें जो उपस्थित हुए थे उनका नाम है दिया मिर्जा। तो इस समय दिया मिर्जा कौन है पता है? हालांकि ये एक्ट्रेस हैं, ये सबको पता होगा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय सद्भावना दूत भी हैं ये। याद रखो, लिख लो चाहे आप, ये संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय सद्भावना दूत है, सद्भावना दूत है, ठीक है? अब आ जाओ 50 नंबर में, इसमें क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य के कोडागू जिले में बहने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी गर्मी के कारण सूख गई है? ये करंट की घटना है और इस प्रकार से आप आगे जब जाओगे, जैसे-जैसे साल दर साल बीतेंगे तो बहुत सारी नदियाँ हमारी सूखने वाली हैं, ठीक है? पानी के लिए अगला विश्व युद्ध निर्धारित है, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। तो ध्यान दो, हम लिए चलते हैं आपको कर्नाटक और कर्नाटक के कोडागू जिले में, कोडागू जिले में। आप मैप में जाओगे तो आपको कर्नाटका कहाँ देखने को मिलता है? ये भारत है, यहाँ पर आप तमिलनाडु को देखेंगे, ये है केरल और इसके बाद यहाँ पर छोटा-सा गोवा और गोवा के बाद ये पूरा का पूरा क्षेत्र कर्नाटक का है, ये वाला क्षेत्र। और यहीं पर बहती थी 180 किलोमीटर लंबी नदी। इस नदी की लंबाई है लगभग 180 किलोमीटर। इसका नाम है लक्ष्मण तीर्थ नदी, ठीक? और किन जंगलों से ये गुजरती थी? तो यहीं पर हैं कुट्टा के जंगल, कुट्टा, कुट्टा के जंगलों से ये निकलती थी और जल प्रदान करती थी जंगली जीवों को, लेकिन अब ये सूख गई है।
और ये गिरती कहाँ थी जाके, इसका मुहाना क्या था? ये कावेरी में गिर जाती थी। कावेरी में गिरती थी। ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 50 का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, 50 तक कर लिए? अब इसी के आगे देखो, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 इनको सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही प्रश्न का सही उत्तर का चयन भी कीजिए। एक तरफ संविधान के भाग दिए हैं और दूसरी तरफ उनका टाइटल दिया है कि कौन से भाग में कौन सा टाइटल है। ठीक है? संविधान के भाग 9 में क्या है? 9 में है पंचायतें। ये आपने पढ़ा होगा, वीपीओ में इस तरह के सवाल तो आपने रट ही रखे होंगे। चलिए, भारतीय संविधान का भाग 8, इसमें क्या है? 8 में मिलेगा आपको संघ राज्य क्षेत्र। और ये लिखा है 4 का यानी 4 का इसमें क्या है? इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स नहीं है, मूल कर्तव्य। और 9 के ए में है नगर पालिकाएं। ठीक, तो इस प्रकार से आप मैच करा लेना। चलो, अब मैं यहाँ पर आपको ले आता हूँ। जो अभी आपने भाग लिखे थे, मुझे ये बता दो, ये भाग के अगर आपसे अनुच्छेद पूछ ले कहाँ से कहाँ तक हैं, तो आप क्या बताओगे? जैसे मैंने लिखा भाग 9, ये आर्टिकल यहाँ पे यहाँ मैं लिख रहा हूँ अनुच्छेद। ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं? तो ये हैं 243 से लेकर 243 का ऋण तक। वहीं अगर मैं आपसे भाग 8 पूछूं, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो आप बताओगे 239 से लेकर 239 242 तक। मुझे बता दो भाग 4 का ए यानी कि का, हिंदी में अगर कहें तो ये किस आर्टिकल में है? सॉरी, ये इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है 51 का, जिसे आप मौलिक कर्तव्य कहते हो। और एक भाग और याद रखना, भाग 9 का ए यानी कि का, इसका आर्टिकल कहाँ है? 243 ता से लेकर 243 छा तक। ठीक, तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर 59 का आपको सही उत्तर यहाँ से आप मैच करा लेना। ए का हो जाएगा पंचायत, बी का हो जाएगा भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, सी का हो जाएगा 4 का ए यानी कि मूल कर्तव्य, और डी का हो जाएगा 9 का ए यानी कि नगर पालिका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 में देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 52, कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76, इसके अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। किसे नियुक्त करेगा? यहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशंस दी गई हैं 52 में, ध्यान से देखो। कह रहा है कि उस व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी नियुक्त करेगा, जिसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के जो योग्य हो, जो कम से कम 7 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, या जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, या फिर जो कम से कम 7 सालों तक उच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। तो इनमें से कौन-सा विकल्प सही है? सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ अनुच्छेद 76 में, ध्यान दो। मैं आपसे बात करूँगा संविधान का अनुच्छेद 76। ये सारे के सारे अनुच्छेद आपने रट रखे होंगे। इसमें है क्या? इसमें है महान्यायवादी के बारे में, महान्यायवादी के बारे में। अच्छा, सबसे पहले मुझे 2-3 पॉइंट्स बता दो। इसकी नियुक्तिकर्ता कौन है? तो आप बताओगे इसकी नियुक्तिकर्ता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त होता है। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, वही व्यक्ति इस पद के लिए योग्य होगा। अर्थात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, नियुक्त होने के योग्य हो। ठीक। और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि जो ये बंदा है जो महान्यायवादी बनेगा, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अर्थात इसका कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ। राष्ट्रपति के चूंकि प्रसाद पर्यंत पद धारण कर रहा है, तो उसे पदच्युत करने का अधिकार किसके पास है? आप बताओगे राष्ट्रपति के पास। अर्थात राष्ट्रपति ही उसे उसे पदच्युत कर सकता है। ठीक, पदच्युत कर सकता है। यहाँ तक बात समझ गए? तो आपके जो क्वेश्चन में सवाल पूछा गया था वो इस पॉइंट से संबंधित था। अर्थात अगर महान्यायवादी बनना है,
तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य उसे होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। सी पार्ट सही हो जाएगा। अब आ जाओ 53 में। इसमें कह रहा है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। भारी नहीं होती है, जैसे ही पानी से ऊपर आती है वो हल्की हो जाती है। आपने आर्किमिडीज का नाम सुना होगा और इनका सिद्धांत भी पढ़ा होगा। इनका सिद्धांत है प्लवन का सिद्धांत। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इसको। ठीक है, अगर आपने जीएस को कंप्लीट पढ़ा होगा तो आपने जनरल साइंस में प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज का पढ़ा होगा। ये क्या कहता है? ये कहता है किसी भी वस्तु का भार पानी में कम होता है। पानी में कम होता है। ठीक। और जैसे ही उसे पानी के ऊपर लाते हैं तो उसका भार ऊपर अधिक हो जाता है। यानी कि पानी से ऊपर पानी से ऊपर भार अधिक हो जाता है। अधिक हो जाता है। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पानी की सतह के ऊपर हल्की हो जाती है। 1 मिनट, हल्की नहीं होती है। अ, यहाँ पर क्या होगा? पानी के बाहर आकर स्थिरता खो बैठती है। पानी के बाहर उसका द्रव्यमान में वृद्धि, ये भी गलत हो जाएगा। ये ए पार्ट इसका सही होगा, मैंने इसको गलत क्यों कर दिया? पानी के सतह के ऊपर वो भारी हो जाती है। ए पार्ट इसका सही होगा, है ना? नेक्स्ट देखो, तो कुल मिला के ये क्वेश्चन आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत पर डिपेंड था। युग्मों में से बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एपीकल्चर शहद से संबंधित है, इसकी खेती की जाती है। सेरीकल्चर आपको पता होगा सिल्क वॉर्म से संबंधित है, इसकी खेती की जाती है। पिसीकल्चर में मत्स्य पालन होता है। मत्स्य पालन, ये है मत्स्य पालन। ये गलत हो जाएगा। लाख का कीड़ा यहाँ पर लिखा है, सी पार्ट गलत है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है, फूल से संबंधित है। 55 में आओ। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? श्वसन तो बढ़ाता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और ये छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण, ये दरअसल CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ाता है ना? प्रकाश संश्लेषण ये एक ऐसी क्रिया है जो CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ाती है। जैविक पदार्थों का जब क्षय होता है तो उसमें भी CO2 निकलता है। ज्वालामुखी क्रिया में भी निकलता है। तो ये सारे के सारे आपने एनवायरनमेंट स्टडी अगर पढ़ी होगी तो उसमें आप जानते होंगे। प्रकाश संश्लेषण ये सही हो जाएगा आपका, बी पार्ट। 56 में आओ। 56 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित 4 स्थान दिए हैं और इन 4 स्थानों पर बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। कौन से स्थान पर पहले हुई है? इस प्रकार से भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है? आओ देखो, बौद्ध संगीतियाँ मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। बौद्ध संगीतियाँ, देखो बौद्ध संगीतियों में सबसे पहले प्रथम संगीति, प्रथम, द्वितीय, इसके अलावा तृतीय संगीति और चतुर्थ संगीति। ये बौद्ध संगीतियाँ हैं। जो प्रथम संगीति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप बताओगे अजातशत्रु के शासनकाल में। अजाराज महाकश्यप काव्यशाली सर्वकामी, तो इसमें महाकश्यप महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। अजाराज यानी कि ये हुई थी राजगृह में। ठीक। वहीं द्वितीय बौद्ध संगीति ये कालाशोक के समय में हुई थी। कहते हैं अजाराज महाकश्यप का वैशाली, यानी ये हुई थी वैशाली में। और का वैशाली सुभाकामी, सुभाकामी इसका या सर्वकामी इसका अध्यक्ष था। वहीं तीसरी हुई थी अशोक पाटली मोगली, तो ये हुई थी अशोक के समय में। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र और मोगली पितृसु इसका अध्यक्ष था। वहीं कनिष्क कुंडल वासुमित्र यानी कि कनिष्क से के समय में हुई थी। जस्ट वेट, ये हुई थी कनिष्क के समय में और हुई थी कुंडल वन में। कनिष्क कुंडल, कुंडल कुंडल वन में। और इसका वासुमित्र अध्यक्ष था। तो आपसे लोकेशंस पूछ रहा है सवाल में, तो केवल लोकेशन पर फोकस करो। यहाँ पर आओ। सबसे पहले हुई थी अजाराज, यानी दूसरा आ जाएगा सबसे पहले नंबर पर। अजाराज महाकश्यप का वैशाली, ये आ जाएगा पहले नंबर पर। कनिष्क कुंडल वासुमित्र तो तीसरा आएगा इसके बाद, और इसके बाद आएगा जस्ट वेट,
कनिष्क, कुंडल, वाशुमित्र ये आएगा लास्ट में, यानी कि तीसरा, और यहाँ पर आ जाएगा चौथा। 2, 1, 4, 3। अब आप मैच करा लेना ऑप्शन। 2, 1, 4, 3 डी पार्ट सही हो जाएगा। 57 देखो, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना है? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। आओ देखो कैसे। बात यहाँ पर एनी बेसेंट की हो रही है, तो दो तीन बातें आप यहाँ से इनसे संबंधित याद रखो। एनी बेसेंट। आओ देखो, सबसे पहली बात, ये कहाँ की थी? ये आंग्ल आयरलैंड की थी। आंग्ल आयरलैंड से, ये आंग्ल आयरलैंड से संबंधित थी। और दूसरी बात, 1907 से लेकर 1933 तक, 1907 से 1933 तक ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान थी। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान थी। ठीक है, सोसाइटी की ये प्रधान थी। अच्छा, और इनके संबंध में क्या बातें हैं? 1916, एक वर्ष याद रखना, 1916 में होम रूल का गठन हुआ था। होम रूल का गठन किया गया था। इसके अलावा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला ये अध्यक्ष बनी थी कोलकाता में। 1917 में पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष ये बनी थी। ये कहाँ बनी थी? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता। और ये बनी थी आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो वापस आ जाओ, सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। 58 में आओ। 58 में क्या कह रहा है? कह रहा है सुमेलित कीजिए बाल विवाह ये किससे संबंधित है? बाल विवाह कुरीति के विरुद्ध काम किया था एमजी रानाडे ने। ठगी प्रथा के विरुद्ध काम किसने किया था? आप इनका नाम जानते होंगे, कर्नल सिलीमैन। और विधवा पुनर्विवाह के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे सबसे आगे। पिंडारियों के दमन में लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में इसका दमन किया गया था। तो इस प्रकार से अब आप मैच करा लेना। 59 में आओ। 59 में क्या कह रहा है? सही कथन का चुनाव करो। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण थे। इन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। क्या ये सही है? आगे देखो, हाँ ये सही है। 1975 में आपातकाल के दौरान जेल में जयप्रकाश नारायण साहब ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है प्रिजन डायरी। ये भी ठीक है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इसके लेखक हैं बिपिन चंद्रा। ये भी सही है। यानी कि तीन के तीनों आपके सही हैं। आगे देखो, ठुमरी गायिका हैं गिरजा देवी। इनका संबंध कहाँ से है? गिरजा देवी थी बनारस घराने से। ठीक है, बनारस घराना। अच्छा, मैं कुछ यहाँ पर वाद्य यंत्र लिख रहा हूँ और बताना इसकी खोज किसने करी है। क्या मुझे बता सकते हो वर्तमान सितार के आविष्कारक किसे कहा जाता है? वर्तमान सितार, वर्तमान सितार के आविष्कारक बताओ भाई। ये कहा जाता है खुसरो खां को। खुसरो खां, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ तबले को लाने का श्रेय किसको जाता है? तबले को लाने का श्रेय ये किसके पास जाता है? तो ये जाता है अमीर खुसरो के पास। अमीर खुसरो। ठीक है, इसके अलावा एक नृत्य मुझे बताओ, मैं नृत्य लिख रहा हूँ, तेरह ताली। ये कहाँ का नृत्य है? ये है राजस्थान का, याद रखिएगा। और एक शख्स का मैं नाम लिख रहा हूँ जिनका नाम है हिरेन भट्टाचार्य। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। हिरेन भट्टाचार्य। ये हिरेन भट्टाचार्य किससे संबंधित हैं? आप बताओगे कठपुतली से। कठपुतली कला से। तो भूलना नहीं है, कठपुतली कला से संबंधित कौन है? हिरेन भट्टाचार्य। चलिए वापस आ जाओ, बनारस घराने से ए पार्ट सही हो जाएगा। अब आ जाओ 61 में। कह रहा है SAARC, ये लिखा है SAARC। इस तरह के सवाल जैसे ही मिले आप तुरंत इनको कोड किया करो, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये तो सार्क लिखा है। इसके संबंध में सही विकल्प का चयन करो। सार्क के संबंध में, इसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी क्या? इसका जो सचिवालय है वो काठमांडू में है। इसमें कुल 8 सदस्य हैं और म्यांमार इसका संस्थापक सदस्य। म्यांमार की तो बात ही नहीं की जा रही है। सार्क में म्यांमार का क्या काम है ना? सबसे पहले सार्क में वापस आओ। मैंने लिखा SAARC। इसका पूरा नाम पता है आपको? कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। लिख लो जरा।
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है? कोऑपरेशन। अच्छा, वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, बता सकते हो? सार्क के महासचिव, इनका नाम है मोहम्मद गुलाम सरवर। मोहम्मद गुलाम सरवर, याद रखिएगा, ये इसके महासचिव हैं। एक बात मुझे बताओ, अभी हाल ही में सार्क प्रोग्रामिंग समिति का 60वां सत्र ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? गौर करो। अगर मैं आपसे पूछूं SAARC, सार्क प्रोग्रामिंग समिति, सार्क प्रोग्रामिंग समिति का 60वां सत्र ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये 60वां सत्र आयोजित किया गया काठमांडू में। काठमांडू, ठीक। क्या बता सकते हो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना किसकी? सार्क की। मैं सार्क की बात कर रहा हूँ। SAARC, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 8 दिसंबर को, और वर्ष था 1985। 8 दिसंबर 1985 को। इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं? टोटल हैं 8 देश। और मुझे ये 8 देश बता दो कौन-कौन से हैं? जैसे आप जब भारत का मैप देखोगे, कुछ यहाँ पर, ठीक है? ऐसे, ये वाला पार्ट हो गया। भारत के आस-पास के ही जितने भी अ, देश हैं, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। जैसे भारत के दक्षिण में आ जाओ, ये वाला पार्ट ये हो गया आपका गुजरात। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, ये इस तरह से यहाँ ये वाला क्षेत्र है नेपाल, और नेपाल के बाद ऊपर सिक्किम, सिक्किम के बाद अब जब आप आगे बढ़ोगे तो ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? और इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश के और आगे बढ़ोगे, जब आप नीचे की तरफ उतरोगे तो ये म्यांमार, ये हो जाएगा त्रिपुरा, और इसके अलावा ये हो जाएगा मेघालय। और यहाँ से पूरा का पूरा आपका ये क्षेत्र इधर की तरफ म्यांमार चला जाएगा, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र बांग्लादेश है। और यहाँ पर आपका चिकन नेक, ठीक, ये पूरा बांग्लादेश। अब जरा गौर करो, ये भारत है, और भारत में जैसे ही आप इधर की तरफ आओगे, यहाँ पर है पाकिस्तान, ठीक। तो एक तो हो गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ आपको मिलेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, तो ये आपका अफगानिस्तान हो गया यहाँ। और नीचे की तरफ आओगे तो बांग्लादेश, भारत स्वयं में है ही सार्क का सदस्य। भारत के साथ-साथ आप यहाँ पर जब ये वाला पूरा पोजीशन देखोगे, एक लंबा सा देश, ये रहा नेपाल। नेपाल, ये है सिक्किम, और सिक्किम के बाद यहाँ छोटा-सा देश और है जिसको कहते हैं भूटान, ठीक है? तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी 2 और बचे हैं। यहाँ पर आ जाओगे तो एक छोटा-सा लटकता हुआ देश है जिसको बोलते हैं श्रीलंका। श्रीलंका, और श्रीलंका के ही ठीक बगल में आपको मिलेगा मालदीव। मालदीव, ठीक है? तो ये सारे के सारे देश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल देश हैं 8। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे के सारे सार्क के मेंबर हैं। अच्छा, एक सवाल मुझे और बता दो, एसोसिएशन का सचिवालय कहाँ है? ध्यान देना, सार्क के जितने मेंबर्स हैं वो भारत के आस-पास वाले पड़ोसी देश ही हैं। अच्छा, यानी किसी न किसी तरीके से भारत के साथ इनकी सीमा साझा होती है। अब आप कह रहे होंगे कि श्रीलंका की कहाँ होती है? तो इनकी जल सीमा साझा होती है। मालदीव की भी जल सीमा साझा होती है, ठीक है? और बाकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तो लगे ही हैं पाकिस्तान। अच्छा, अफ़गानिस्तान क्या साझा करता है? हाँ, ये पीओके से सीमा साझा करता है, और भारत का पीओके हिस्सा है। हालाँकि अभी पाकिस्तान के पास है, लेकिन फिर भी अफ़गानिस्तान के साथ भारत की सीमा साझा होती है, भले ही वो पीओके में क्यों ना हो। अच्छा, एक सवाल मैं और आपसे पूछता हूँ। एसोसिएशन का सचिवालय, ये जो सार्क की मैं बात कर रहा हूँ, SAARC, इसका जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन, ठीक? इसका सचिवालय बता सकते हो? इसका सचिवालय कहाँ है? और ये रहा काठमांडू में, काठमांडू। क्या आप मुझे बता सकते हो इसके सचिवालय को स्थापित कब किया गया था? स्थापित, स्थापित। इसके सचिवालय को इस्टैब्लिश कब किया गया था?
तारीख याद रखना 17 जनवरी और वर्ष याद रखना 1987 में काठमांडू में इसका सचिवालय स्थापित किया गया था। तो अब इसमें आप सही उत्तर देख लेना अपने हिसाब से। हालाँकि तीसरा गलत है और बाकी सारे सही हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 62 में आ जाओ। कह रहा है कि सेबी के विनियामक कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। दलालों और उपदलालों तथा बाजार में अन्य खिलाड़ियों का पंजीकरण, सामूहिक निवेश योजनाओं और म्यूचुअल फंडों का पंजीकरण, कंपनियों द्वारा अधिग्रहित अधिग्रहण बोलियों का विनियमन, अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुल्क या अन्य शुल्क लगाना। इसके मुख्य कार्य क्या हैं सेबी के? इसके सारे के सारे मुख्य कार्य हैं, डी पार्ट सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर आओ जरा, सेबी से संबंधित 2-3 बातें। मैंने लिखा सेबी, तो मुझे बताओ सेबी की स्थापना, इस्टैब्लिशमेंट। चलो, हिंदी में कहते हैं एसईबीआई इसका पूरा नाम है। एसईबीआई इसको शॉर्ट में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति विनियमन विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति प्रतिभूति विनिमय, ठीक है? विनिमय बोर्ड। चलो बताओ, सेबी में मुझे बताओ इसका गठन हुआ था 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल 1988। और जब 12 अप्रैल 1988 को गठन हुआ था तो ये गैर सांविधिक निकाय था। गैर सांविधिक निकाय के रूप में इसको इस्टैब्लिश किया गया था। वहीं बोर्ड की स्थापना वैधानिक निकाय के रूप में कब की गई थी? वैधानिक निकाय के रूप में कब इसको इस्टैब्लिश किया गया था? 1992 में, 1992 में। तो खैर, आगे बढ़ो जरा, 63 में आ जाओ। कह रहा है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। क्यों? क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। बिल्कुल ठीक है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। हाँ, ये भी ठीक है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित थे और संगठित भी थे। उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, जबकि भारत के सिपाही तो उन्हीं के अंडर में काम करते थे। इनके पास सीमित संसाधन थे और इनमें नेतृत्व की भी कमी थी। अभी तो ये लोग भाग के दिल्ली गए थे और दिल्ली में बैठे राजा को इन्होंने कहा था कि आप हमें लीड करिए, है ना? तो खैर ये सारे कारणों की चर्चा हम लोग इतिहास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में आओ। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है? कई सारी रेखाएं हैं। इन रेखाओं को याद रखना। जैसे मैंने कुछ बातें यहाँ पर लिखता हूँ रेखाओं से संबंधित। अगर मैं आपसे पूछूं समान वर्षा को दर्शाने वाली रेखा, समान वर्षा को दर्शाने वाली दर्शाने वाली रेखा, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आइसो हाइट। आइसो हाइट, ठीक है। एक मुझे और बताओ, रेखा में लिख रहा हूं आइसो हैलाइन। आइसो है लाइन, मुझे बताओ ये क्या दर्शाती है? इसे कहते हैं समलवण। समलवण रेखा। अच्छा बताओ आइसोथर्म। आइसोथर्म, थर्म मतलब है टेम्परेचर यानी कि समतापी, समान तापमान के बिंदुओं को दर्शाती है। चलो बताओ आइसोबार। बार मतलब दाब हो गया वायुमंडलीय, तो समदाब रेखा है, ठीक। और एक मैं और लिख रहा हूं आइसोबाथ। आइसोबाथ, आइसोबाथ का मतलब है ये समान गहराई को दर्शाती है। समान गहराई कहाँ पर? जल सतह पर। जल सतह से समान गहराई को मिलाने वाले बिंदुओं को ये दर्शाती है। तो समान वर्षा वाली क्या हो जाएगा? आइसो हाइट, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 65 में। 2024 का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे नहीं मिला है? गुकेश को मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है, प्रवीण जी को मिला है, मनु भाकर को मिला है, अनु रानी, क्या इनको मिला है? आओ देखो, ये किसे किसे मिला है समझते हैं। ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, मैं बात कर रहा हूं ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, ठीक। गौर करना, ये जो ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है किसे किसे मिला है? ये मिला है डी गुकेश को। और ये क्या खेलते हैं? शतरंज। चलो और बताओ, हरमनप्रीत हरमनप्रीत सिंह, ये क्या खेलते हैं? हॉकी।
यानी ये हॉकी से संबंधित है। और बताओ। प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार ये पैरा एथलीट से संबंधित है। ये पैरा एथलीट हैं। ठीक है। और बताओ। मैंने लिखा मनु भाकर। ये निशानेबाजी से संबंधित है। निशानेबाजी। बात समझ पा रहे हो? तो याद रखो इनको सबको। अच्छा, एक मैं सवाल और आपसे पूछता हूँ। ये जो पुरस्कार दिए गए हैं, अगर मैं आपसे पूछूं मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये किसे किसे मिली है? मौलाना अबुल कलाम। अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। मुझे बताओ ये किसे किसे मिली है? तो क्या बताओगे आप? देखो, एक तो नाम आता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। और दूसरा नाम आता है लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय का। लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय। ठीक। तीसरा नाम आता है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय का। याद रखिएगा। तो ये तीनों को मिला है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी पुरस्कार। तो खैर आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 66 में आ जाओ। कह रहा है सही विकल्प का चयन करो। कानपुर देहात में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र बनाया जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 10 नए टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल। टेक्सटाइल मशीन निर्माण प्लांट के लिए भोगनीपुर में जमीन चिन्हित की गई है। ये भी सही है। आपका डी पार्ट सही हो जाएगा सारे के सारे। 67 में कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और बताइए कि कितने कथन सही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 में नंद बाबा दुग्ध दुग्ध मिशन के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हाँ, सही है। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना की जो नोडल एजेंसी है वो है नंद बाबा दुग्ध मिशन सोसाइटी। ये भी ठीक है। इस योजना के लाभार्थी की कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। आगे कह रहा है मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना के अंतर्गत 60% अनुदान का प्रावधान है। ये जो अनुदान है ना, ये 60% नहीं है। अनुदान है 40%। याद रखिएगा। 4 गलत हो जाएगा, केवल और केवल 3 सही है। केवल 3 कथन, 1, 2 और 3। ठीक। एक योजना मैं आपसे और डिस्कस करता हूँ। ध्यान दो। योजना है मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना योजना। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना दुर्घटना बीमा योजना। बीमा योजना। चलो बताओ। इस योजना में मुझे बताओ अगर कोई ये किसान है, सॉरी, कोई ये उद्यमी है, गौर करना। इस उद्यमी की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर इसे स्थायी एक्सीडेंट हुआ और वहां पर स्थायी विकलांगता आ गई, स्थायी विकलांगता की स्थिति आ गई, तो इसे कितना रुपया मिलेगा? 5 लाख रुपए। याद रखिए। फिर मुझे बताओ, अगर ये कोई लाभार्थी है और लाभ लेना चाहता है तो इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? आप बताओगे 18 से 60 साल। इस लाभार्थी की उम्र होनी चाहिए। बस यही 2 पॉइंट हैं जो आप याद रखोगे। ठीक है? 67 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। एक और योजना है 68 में। इसमें कह रहा है प्रकाश है तो विकास है योजना का प्रमुख उद्देश्य बता दो। उद्देश्य है निर्धन परिवार को निःशुल्क एलईडी वितरण नहीं है। निर्धन परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। बी पार्ट इसका सही है 68 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69 में चलो। इसमें कह रहा है कि अवध के किस नवाब ने वॉरेन हेस्टिंग, ये लिखा है वॉरेन, वॉरेन हेस्टिंग के साथ फैजाबाद की संधि करी थी? सादत अली खान है, आसफ उद दौला है, या फिर वाजिद अली है, या फिर हैदर अली है? इसका नाम है आसफ उद दौला। अच्छा, दो तीन बातें आसफ उद दौला से समझ लो। यहाँ पर मैंने लिखा आसफ उद दौला। ठीक है। ये कौन है? वास्तव में ये था अवध का नवाब। और 1775 से लेकर 1797 तक इसका कार्यकाल रहा है। अवध की गद्दी पर बैठा। कुछ इसने काम किए हैं, जैसे अगर आपसे पूछे राजधानी को स्थानांतरण किसने किया, अर्थात पहले राजधानी हुआ करती थी फैजाबाद। ठीक है।
और फैजाबाद से फिर लखनऊ कौन लाया था? तो यही लाया था आसफ। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग उस समय अंग्रेज था, और वॉरेन हेस्टिंग के साथ वॉरेन हेस्टिंग से फैजाबाद की संधि किसने की थी? तो यही था फैजाबाद की संधि करने वाला। इसके अलावा जब फैजाबाद की संधि हो गई थी, ये बात है 1775 की, 1775 की। तो कहते हैं कि इस संधि के बदौलत जो बनारस में अंग्रेजों की सर्वोच्चता थी, वो स्वीकार करी गई थी। अर्थात बनारस में अंग्रेजी सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया। अंग्रेजी सर्वोच्चता को स्वीकारा गया था। ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखो। और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन अभी फिलहाल यही बातें। 70 में आ जाओ। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय समावेलन आदेश के द्वारा, किस आदेश के द्वारा अवध के मुख्य न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में समामेलित किया गया था? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 1948, 1948। आओ देखो, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की। देखो, उच्च न्यायालय, ये कहाँ का उच्च न्यायालय है? ये है उत्तर प्रदेश का। और अगर उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो ये है कहाँ पे इस समय? ये है इलाहाबाद में। ठीक है? यहाँ पर है, और इसकी खंडपीठ अपने लखनऊ में भी है। मुझे बताओ, ये उच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया था? ये अस्तित्व में कब आया? क्या बता सकते हो? ये अस्तित्व में आया था 1866, 1866 में। ठीक? इसके पहले मुख्य रजिस्ट्रार बताओ मुझे कौन थे? प्रथम मुख्य रजिस्ट्रार, इनका नाम था मिस्टर सिम्पसन, और वॉल्टर मॉर्गन इसका चीफ जस्टिस था। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले तो ये आगरा में खुला हुआ था, तो आगरा से इलाहाबाद कब लाया गया? आगरा से इसे इलाहाबाद ये कब स्थानांतरित किया गया था? तो इसे लाया गया था आगरा से इलाहाबाद 1869 में। और इसके बाद एक तारीख थी 11 मार्च 1919। 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदल के इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। उच्च न्यायालय किया गया। तो और भी कई सारी बातें हैं। फिलहाल वापस आओ अपने क्वेश्चन में। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। और देखो 71, इसमें क्या कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई के प्रयासों से कौमी आवाज नामक पत्र का प्रकाशन ये किस शहर से कराया गया था? कौमी आवाज, इसका प्रकाशन कराया गया था लखनऊ से। ठीक है? लखनऊ, याद रखिएगा। कौमी आवाज। अच्छा, इसके संपादक कौन थे? यहाँ पर आओ, मैं आपको नए पेज से लिखता हूँ। संपादक, नाम बताओ इनका। इनका नाम है हयातुल्ला अंसारी। हयातुल्ला अंसारी, ये हैं इनके संपादक। ठीक। लेकिन एक खास बात ये हुई कि ये जो कौमी आवाज था, पत्रिका थी, इसे 1997 से बंद कर दिया गया। से बंद है। 1912, एक डेट मैं आपके लिए और लिखता हूँ, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तारीख थी 1 मई, वर्ष था 1912। क्या कांड हुआ इस तारीख? इस तारीख में 1 मई 1912 में एक उर्दू पत्र था। उर्दू पत्र, इसका नाम था मदीना। याद रखिएगा, उर्दू पत्र मदीना, इसका प्रकाशन हुआ था। इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक। तो खैर वापस आओ। आंसर हो जाएगा लखनऊ। अब आ जाओ 72 में। इसमें क्या कह रहा है? सवाल बड़ा शानदार है। कह रहा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संबंध में सही कथन पहचानिए। इस योजना के लिए पात्र लाभार्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए क्या? क्या ये सही है? आगे बढ़ो। योजना के लिए पात्र लाभार्थियों की उम्र सीमा 21 से लेकर 40 साल होनी चाहिए। क्या ये सही है? आवेदक मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कौशल संबंधित प्रमाण पत्र, डिग्री या फिर डिप्लोमा धारक हों। क्या ये सही है? 72 का हो जाएगा बी पार्ट, उपर्युक्त सभी सही हैं। चलिए 73rd में आओ। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई? ये आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1949 को पंचायतों को इस्टेब्लिश किया गया था। उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम कब बना था, पता है आपको? ये बना था 1947 में।
और इसके अलावा गवर्नर के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 7 दिसंबर 1947 में। मैं किस अधिनियम की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम की। ठीक? तो खैर नेक्स्ट देखो 74 में कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के नेता थे राव उमराव भाटी सिंह? ये थे बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के आसपास के क्षेत्रों के नेता। मैं कुछ व्यक्ति लिखता हूँ, इनके नाम याद रखना। व्यक्ति परिचय आपको करवाता हूँ और संबंधित क्षेत्र यानी कि संबंधित जनपद ये भी लिखता हूँ। याद रखिएगा, पूछा जाता है डायरेक्ट सवाल। चलो, मैंने लिखा आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। अब मुझे बताओ ये कहाँ से संबंधित थे? ये सीतापुर से थे। ठीक है? चलो, राजा देवी सिंह का नाम सुना होगा आपने। राजा देवी सिंह ये कहाँ से संबंधित थे? ये मथुरा से थे। मथुरा से। राव उमराव भाटी राव उमराव भाटी सिंह ये कहाँ से थे? ये बुलंदशहर से थे। बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर यहाँ से संबंधित हैं। चित्तू पांडे नाम सुना होगा और ये नाम भूलना नहीं, बहुत पूछा जाता है। बलिया से थे। चलो बताओ, मौलाना शौकत अली इनका नाम आपने सुना होगा। बताओ ये कहाँ से संबंधित थे? इनका संबंध था रामपुर से। और बताओ महावीर त्यागी इनका संबंध कहाँ से था? ये था मुरादाबाद से। ठीक। तो ये कुछ क्रांतिकारियों के नाम हैं और इनसे संबंधित क्षेत्र हैं, संबंधित जिले हैं। याद रखो। चलो वापस आ जाओ। 74 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। 75 में आओ। कह रहा है कि सिंचाई के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों के संबंध में सही कथन का चुनाव करो। 1842 में कर्नल काटले के द्वारा ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल ठीक है। 75 का पहला ऑप्शन सही है। 1823 में पहले सिंचाई कार्यालय की स्थापना सहारनपुर में की गई थी। 1823 में, हाँ। 1821 में पश्चिमी यमुना नहर का संचालन हुआ था। 1821 में नहीं हुआ था। तो कब हुआ था? ये हुआ था 1830 में नहीं हुआ था। ये हुआ था 1821 में। ठीक। तो 75 का तीसरा गलत हो जाएगा और बाकी एक और दो सी पार्ट इसका सही होगा। आगे बढ़ो। 76 में आ जाओ। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत दुग्ध प्रसंस्करण और दुग्ध उत्पाद विनिर्माण इकाई की स्थापना और विस्तारीकरण के लिए कितने रुपए की सीमा का पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा? ये कितने का कराया जाएगा? सरकार कहती है कि हम 5 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराएंगे। 77 देखो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच की भूमि है? ये है गंगा और यमुना। ये तो सबको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। 78 में आओ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यूपीआरवीयूएनएल की गठन किस अधिनियम के तहत और कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 25 अगस्त 1980 को। ठीक। और कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, यानी कि सी पार्ट सही होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, और आगे बढ़ते हैं। 79 में आ जाओ। किस विधायी अधिनियम के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से डिग्री प्रदान करने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? 23 सितंबर 1887 को स्थापित किया गया था। 79 का ए पार्ट। 80 में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता है? चरकुला नृत्य तो आपको पता होगा। दीपक रखे जाते हैं, है ना? सिर पर बहु स्तरीय दीपकों को संतुलित करना होता है। डी पार्ट सही होगा। 81 में आओ। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र सूफी कबीर सर्किट में शामिल है? जायस अमेठी, खानका नियाजिया, लहरतारा आश्रम, गाजीपुर हथियाराम भरपुरा या फिर सोरो, कौन शामिल है? तो देखो, सूफी कबीर सर्किट के बारे में पूछ रहा है आपसे। सूफी कबीर सर्किट, गौर करना।
ये जो सूफी कबीर सर्किट है, कौन-कौन इसमें शामिल है? याद रखो। एक तो आप जायस अमेठी, इसको याद रखना। इसके अलावा कबीर से संबंधित जितने भी स्थल हैं, जैसे मगहर का संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, इसका मगहर क्षेत्र, ठीक? इसके अलावा सलीम चिश्ती की दरगाह इसमें शामिल है। सलीम चिश्ती की दरगाह इसमें शामिल की गई है, दरगाह। और ये कहाँ पर है? ये फ़तेहपुर सीकरी में है, फ़तेहपुर सीकरी, ठीक है? इसके अलावा और क्या शामिल है? आप बताओगे देवा शरीफ, देवा शरीफ भी शामिल है। ये कहाँ पर है? ये है बाराबंकी में, तो बाराबंकी का देवा शरीफ यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा एक और दरगाह है, जिसका नाम है दरगाह मारहरा, दरगाह मारहरा शरीफ, ये भी इसमें शामिल है, सूफी कबीर सर्किट में। और ये जो दरगाह मारहरा शरीफ है, ये कहाँ पर है? एटा में। याद रखिएगा, लोकेशंस भी आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा दरगाह सूफी शाह शरीफ, सूफी शाह शरीफ, ये भी शामिल है, ठीक है? तो इसका भी लोकेशन याद रखो। इसके अलावा दरगाह शफी शाह, नाम है शफी शाह शरीफ, ये भी कबीर सर्किट में शामिल है। और ये कहाँ पर है? आप बताओगे फिरोजाबाद, यहाँ पर है। चलो बताओ, लहर तारा, लहर तारा आश्रम, ये भी कहाँ पर है? ये भी सूफी कबीर सर्किट में ही शामिल है। इसके अलावा खानकाह ए नियाजिया, खानकाह ए नियाजिया, ये बरेली में है, ठीक है? इसको भी सूफी कबीर सर्किट में शामिल किया गया है। एक और है जिसका नाम है किछौछा शरीफ, ये कहाँ पर है? ये है अंबेडकर नगर में, अंबेडकर नगर, और इसको भी शामिल किया गया है यहीं पर, यानी सूफी कबीर सर्किट में। अच्छा, कई सारे सर्किट बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये जो नीति आई थी पर्यटन नीति 2022, इसमें उसमें एक सर्किट है जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, ठीक है? और ये जो आध्यात्मिक सर्किट है, जो आपके ऑप्शन में 2 पॉइंट्स दिए गए थे, उनमें से एक है हथियाराम भरपुरा, हथियाराम भरपुरा। ये जो हथियाराम भरपुरा है, ये गाजीपुर में है, गौर करो। और एक क्षेत्र है, ये आश्रम आपको पता होगा, सोनू आश्रम, ये कहाँ पर है? कासगंज में है। तो ये जो दोनों के दोनों क्षेत्र हैं, ये दोनों के दोनों क्षेत्र आध्यात्मिक सर्किट के अंतर्गत आते हैं, ना कि कबीर सर्किट के अंतर्गत। तो ये दोनों गलत हो जाएँगे आपके 4 और 5, 1, 2, 3 केवल सही होगा, सी पार्ट। 82 देखो, 82, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित ये दिए हैं, शहर और उनसे संबंधित पर्यटक स्थल दिए हैं, बताओ कि कौन-सा सही है? हनुमत धाम, ये शाहजहाँपुर में पड़ता है। घुड़सर नाथ धाम, ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। और मुखौड़ा धाम, ये बस्ती में पड़ता है। तो ये सारे के सारे धाम याद रखो। और 1, 2, 3, यानी कि डी पार्ट इसका सही हो जाएगा, सारे के सारे सुमेलित हैं। 83rd में आओ, 83 में, बेलन घाटी के संबंध में सही कथन की पहचान करो। एच.टी. सांकलिया ने इसे प्रागैतिहासिक काल की टेक्स्ट बुक कहा है। हाँ, ठीक है, ये ठीक है। डी.पी. अग्रवाल ने इसे सोने की खान कहा है, ये भी सही है। इस नदी घाटी का विस्तार जो हुआ है सोनभद्र में, प्रयागराज में और मिर्जापुर में हुआ है। हाँ, ये भी सही है। इसकी खोज कर्नल मूड ने नहीं की थी, तो किसने की थी? इसकी खोज करी थी जी.आर. शर्मा ने, जी.आर. शर्मा, ठीक है? तो चौथा गलत हो जाएगा, केवल और केवल 1, 2, 3 सही हैं, सी पार्ट। 84 में देखो, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने भारत पत्रिका का प्रकाशन किस शहर से कराया था? ये कहाँ से कराया था? ये तो लखनऊ से कराया था, लखनऊ। 85 में आओ, 85 में कह रहा है गलत जोड़े को पहचानो, अमरोहा ढोलक से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अमेठी मूंज उत्पाद से संबंधित है। हार्डवेयर और ताले अलीगढ़ से संबंधित हैं। अंबेडकर नगर चमड़े उत्पाद से संबंधित नहीं है। यहाँ का जो ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये है वस्त्र, वस्त्र। और अंबेडकर नगर से 2-3 बातें याद रखो। चलो देखो, मैं बात कर रहा हूँ अंबेडकर नगर में,
सबसे पहले तो इसकी लोकेशन पता हो आपको, इसके आस-पास कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो पता हो, सबके नाम पता हों, चूँकि आपसे मैप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसमें मुझे बताओ ये किस मंडल का हिस्सा है? सबसे पहले इसका मंडल बता दो, ये किस मंडल के अंतर्गत पड़ता है? आप बताओगे फैज़ाबाद, ये फैज़ाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। ये ज़िला बना कब? अर्थात अगर हम पूछें इस ज़िले का निर्माण कब हुआ? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे 29 सितंबर को। वर्ष बता दो 1995 1995 में इसका निर्माण हुआ था। और अंबेडकर साहब क्यों नाम रखा गया इसका? क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की याद में इसको बनाया गया था। अगर इस जिले के पास आप जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक थर्मल पावर प्लांट भी है। थर्मल पावर स्टेशन भी यहाँ पर एक है। इसके अलावा यहाँ पर चीनी एक संयंत्र भी है। अर्थात यहाँ पर चीनी संयंत्र भी है और साथ-साथ यहाँ पर सीमेंट निर्माण कारखाना या हम कहें सीमेंट निर्माण संयंत्र भी यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक? तो ये सारे के सारे आप याद रखो। डी पार्ट इसका गलत हो जाएगा। 86 में आओ, यहाँ से आपका कंप्यूटर शुरू है। कह रहा है कि अभिकथन और कारण दिए हैं। डिजिटल वॉलेट सुरक्षित ऑनलाइन लेन-देन में सक्षम है। डिजिटल वॉलेट लेन-देनों को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से एन्क्रिप्शन पर आधारित है। ए सही है, लेकिन पता है आपको ये पूरी तरह से एन्क्रिप्शन पर आधारित नहीं है। इसके और भी कई सारे अन्य सुरक्षित करने के तरीके होते हैं। तो आर गलत है और ए सही है। यानी ए सही है, लेकिन आर गलत है। बी पार्ट सही होगा। 87 में 87 में क्या कह रहा है? वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में बड़े डेटा सेट को संग्रहित और संसाधित करने के लिए कौन सा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है? इसे कहते हैं अपाचे हडूप। अपाचे हडूप, ध्यान दो। यहाँ पर आओ जरा, मैं आपसे बात कर लूँ अपाचे हडूप की, गौर करना। ये जो अपाचे हडूप है, दरअसल ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है, ठीक है? उपयोग इसका कहाँ पर किया जाता है? आमतौर पर इसका इस्तेमाल होता है वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में, जो बड़ी से बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित करने के लिए काम किया जाता है, वो अपाचे हडूप के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा एचडीएफएस। मुझे बताओ इसका फुल फॉर्म। आप बताओगे हडूप। डी का मतलब होता है हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक? और एफ का मतलब फाइल और एस का मतलब सिस्टम। तो एचडीएफएस नाम याद रखो। नेक्स्ट देखो 88 कह रहा है प्रत्येक डिजिटल वित्त शब्द को उनके प्राथमिक कार्य से सुमेलित किया गया है। डिजिटल वॉलेट का काम क्या होता है? सुरक्षित डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड रखने की सुविधा प्रदान करता है। ये होता है ब्लॉकचेन। शर्तें पूरी होने पर अनुबंध निष्पादन को स्वचालित करता है। इसे कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ऑनलाइन भुगतान सुरक्षित रूप से संसाधित करने के लिए इंटरफेस है। इसे कहते हैं पेमेंट गेटवे। और डिजिटल मुद्रा भंडारण और लेन-देन की सुविधा के लिए कौन-सा सॉफ्टवेयर है? ये कौन-सा सॉफ्टवेयर है? इसे कहते हैं, ये जो आपका डिजिटल वॉलेट था, ये हो जाएगा डिजिटल वॉलेट, ठीक है? तो अब इस प्रकार से आप मैच करा लेना, ठीक? मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 89। अच्छा, यहाँ पर आओ, एक मैं आपको एक शब्द और यहाँ पर दिया था, इसके बारे में भी एक्सप्लेन दे दूँ। क्वेश्चन नंबर 87 में वापस फिर से आओ और यहाँ पर एक शब्द दिया है टेंसर फ्लो। आओ देखो ये टेंसर फ्लो क्या होता है? सवाल यहाँ से भी पूछे जाते हैं। टेंसर फ्लो क्या है ये? क्या मुझे बता सकते हो? ध्यान दो। ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है। यह एक ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म है प्लेटफ़ॉर्म है। किससे संबंधित है? मुझे बताओ। ये है किससे संबंधित? तो ये है मशीन लर्निंग से, मशीन लर्निंग और साथ ही साथ अ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। ठीक, यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा, इसे किसने विकसित किया था बता सकते हो आप? इसे विकसित किया था गूगल ब्रेन ने।
गूगल ब्रेन के द्वारा ये विकसित है, ठीक है? और टेंसर फ्लो के आर्किटेक्चर के मुझे घटक बता दो। यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। टेंसर फ्लो के आर्किटेक्चर के घटक कौन-कौन से हैं? 3 याद रखना, टेंसर फ्लो सॉरी टेंसर, ग्राफ और साथ ही साथ सेशन। सेशन से सवाल पिछले एग्ज़ाम में जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराए गए थे, सेशन से एक सवाल आया था कि सेशन किसे कहा जाता है, ठीक? तो ख़ैर, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कर लिया? अब आगे बढ़ो ज़रा 89 में। इसमें क्या कह रहा है? 89 नंबर पढ़ो। 89 में कह रहा है कि एक कथन दिया है और एक कारण दिया है। कथन में कह रहा है कि एक वीपीएन सभी बाहरी पर्यवेक्षकों से उपयोगकर्ता डेटा को पूरी तरह से अज्ञात कर देता है। नहीं, ये गलत है। वीपीएन उपयोगकर्ता और वीपीएन सर्वर के बीच डेटा एन्क्रिप्ट करते हैं। हालाँकि वीपीएन प्रदाता अभी भी उपयोगकर्ता गतिविधि की निगरानी कर सकता है। क्या ये सही है? क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक बात समझो, जस्ट वेट। ये क्वेश्चन कौन-सा था? ये क्वेश्चन था 88, है ना? इसमें आर सही होगा, आर, और ए गलत हो जाएगा, ठीक है? अर्थात ए पार्ट इसका सही होगा। अच्छा, मैं आपको लिए चलता हूँ इसके पीछे, यानी कि 88 नंबर में एक बार फिर से चलो। और 88 में मैंने आपको डिजिटल वॉलेट क्या बताया था? डिजिटल वॉलेट के बारे में बताया था, जस्ट वेट, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। डिजिटल मुद्रा भंडारण और लेन-देन की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर, हाँ, ठीक है। 90 नंबर में आ जाओ, 90। इसमें कह रहा है, इसमें फिर से अभिकथन और कारण दिया है। कथन में कह रहा है सुदृढ़ीकरण सीखने में एजेंट परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से इष्टतम व्यवहार सीखते हैं। ये जो सुदृढ़ीकरण लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रीइन्फोर्समेंट, ठीक है? रीइन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है? रीइन्फोर्समेंट का मतलब होता है ट्रायल एंड एरर, यानी कि त्रुटि के माध्यम से ये सीखते हैं। तो अभिकथन ए तो सही हो गया। बी में आओ, सुदृढ़ीकरण सीखने के एल्गोरिदम पूरी तरह से एक प्रशिक्षक द्वारा प्रदान किए गए पर्यवेक्षित लेबल पर आधारित नहीं होते हैं, है ना? ये गलत हो गया। सुदृढ़ीकरण का मतलब है पेनाल्टी लगती है और सामने वाला सीखता है। तो ये आर गलत हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। बी पार्ट इसका सही उत्तर होगा। 91 देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? आल्ट ई संपादन करना विकल्प का, आल्ट शिफ्ट डी तिथि डालना, बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल के कट इसका मतलब नहीं होता है। कंट्रोल के होता है हाइपरलिंक के लिए, हाइपरलिंक के लिए। सी पार्ट इसका सही होगा। 92 में आ जाओ। कह रहा है कि इनमें से एनएलपी के संबंध में कौन-सा विकल्प सही नहीं है? एनएलपी, एनएलपी एक प्रत्याशित है, नहीं, एनएलपी अनप्रेडिक्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एनएलपी के संबंध में 2-3 बातें याद रखो। सबसे पहले तो ये जो एनएलपी लिखा है, इसका पूरा नाम क्या है? आप बताओगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। वास्तव में एनएलपी एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कंप्यूटर विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भाषा के अध्ययन को जोड़ता है, ठीक है? और ये जो एनएलपी है, ये अप्रत्याशित तरीके से बातचीत करने में सक्षम होता है। तो कह रहा है कौन-सा विकल्प सही नहीं है? इसमें ए पार्ट गलत हो जाएगा, प्रत्याशित। 93 में आप, कह रहा है कि किसका इस्तेमाल करते हैं मोबाइल धन की पहचान करने के लिए? आंसर है एमआईएमडी, एमआईएसटी, एमएमआईडी, यही सही होगा। एमएमआईडी। आओ देखो, ये मैंने लिखा एमएमआईडी, मतलब क्या है इसका? मतलब है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर, ठीक? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, क्या मुझे बता सकते हो ये कितने अंक होते हैं इसमें? इसमें होते हैं 7 अंक, अर्थात यह 7 अंकीय कोड है। और ये जो 7 अंक हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें जो शुरू के 4 अंक होते हैं, ये पहले 4 अंक आईएमपीएस याद रखिएगा।
आईएमपीएस मनी ट्रांसफर की सुविधा देने वाले बैंक की पहचान संख्या होती है। सुविधा देने वाले बैंक की विशिष्ट पहचान संख्या होती है। विशिष्ट पहचान संख्या है। ठीक है? और एक शब्द और आप लिख लो, आईएमपीएस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तत्काल भुगतान सेवा। तत्काल भुगतान सेवा, यानी इसे कहते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस इंग्लिश में। चलिए 94 में आओ। क्या कह रहा है? कर्नेल का एक प्रकार जहां सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सेवाएं कर्नेल स्पेस लिखा है स्पेस में संचालित होती हैं। इसमें सिस्टम घटकों के बीच निर्भरताएं होती हैं। इसमें प्रक्रिया प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, फाइल सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर जैसी सेवाएं शामिल होती हैं। वो कौन सी है? इसे कहा जाता है मोनोलिथिक कर्नेल। ये तो बात हो गई मोनोलिथिक की। एक शब्द और नीचे लिखा है माइक्रो। यहाँ पर आओ, मैं आपको माइक्रो कर्नेल के बारे में बताता हूँ। माइक्रो कर्नेल, मुझे बता सकते हो ये क्या है? माइक्रो कर्नेल कहते हैं कि यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल है। ध्यान दीजिए, यह एक प्रकार का ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल है। अच्छा, इसमें कौन-कौन सी सेवाएँ चलती हैं? तो आप बताओगे इसमें जो सबसे बुनियादी सेवाएँ होती हैं, वो कर्नेल स्पेस में चलती हैं। इसमें सबसे बुनियादी सेवाएँ, ये कर्नेल स्पेस में चलती हैं। ठीक है? और अन्य जो सेवाएँ होती हैं, वो कहाँ पर चलती हैं? जो अन्य सेवाएँ हैं, वो यूज़र स्पेस में चलती हैं। यूज़र स्पेस में। ठीक है? अच्छा, माइक्रो कर्नेल में सबसे बुनियादी सेवाएँ ही शामिल होती हैं और ये सबसे बुनियादी सेवाएँ बहुत सारी होती हैं, जैसे बेसिक शेड्यूलिंग हो गया, मिनिमल मेमोरी मैनेजमेंट हो गया या फिर इनर प्रोसेस कम्युनिकेशंस हो गया। तो ये सारे के सारे फैक्ट अगर आपको पढ़ने हों, तो आपके लिए कंप्यूटर का बैच अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पर, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है? तो ये जितने भी नए टॉपिक्स हैं, जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हो गया या फिर मशीन लर्निंग, अ, इसके अलावा और भी टॉपिक्स जैसे डिजिटल फाइनेंसिंग टूल्स या फिर हम कहें अ, बूलियन अलजेब्रा, ये सारे के सारे टॉपिक्स वहाँ पर डिटेल में कवर किए गए हैं। तो क्वेश्चंस वहाँ से बाहर नहीं जाएगा आपका। तो और साथ ही साथ जिस आप कंप्यूटर के बैच से एनरोल करेंगे, उसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो खैर 94 के बाद आ जाओ 95 में। इसमें क्या कह रहा है? टीवी प्रसारण में चित्र संकेत मॉड्यूलेट होता है। चित्र संकेत आयाम मॉड्यूलेट होता है। आयाम। और ये आयाम मॉड्यूलेशन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? आमतौर पर संचार में संदेश को प्रसारित करने के लिए। आंसर हो जाएगा डी पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 96, इसमें क्या कह रहा है? सही सुमेलित करिए, यानी कि सही सुमेलित विकल्प का चयन करिए। आर्ची एक टूल प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर विशिष्ट जानकारी को खोजने में मदद करता है। बिल्कुल ठीक है। नेट एडिक्ट जैसे एक व्यक्ति होता है जो एडिक्ट होता है टोबैको का, ठीक उसी प्रकार से नेट का भी एक एडिक्ट व्यक्ति होता है जो इंटरनेट सर्फिंग में बहुत अधिक समय बिताता है। गोफर क्या है? गोफर वास्तव में एक इंटरनेट पर विभिन्न कंप्यूटरों से जो टेक्स्ट फाइल को खोजने का एक तरीका होता है, इसे कहते हैं गोफर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एक ऐसा तरीका जिसके माध्यम से ईमेल संदेशों को सर्वर से प्राप्त किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, आगे कह रहा है रिच टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट विद नो फॉर्मेटिंग नहीं, रिच टेक्स्ट उसे कहते हैं जो फॉर्मेट के साथ होता है, अर्थात टेक्स्ट विथ फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट विद फॉर्मेटिंग। ठीक है? ये इसका सही होगा। तो चौथा भी गलत है, केवल और केवल एक और दो सही हैं। आगे बढ़ो जरा, 97 में आ जाओ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि टेंसर फ्लो में सेशन क्या होता है? एक कंप्यूटेशन ग्राफ जो न्यूरल नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है। एक न्यूरल नेटवर्क की संरचना को देखने का उपकरण है।
या फिर टेंसर फ्लो में कंप्यूटेशन ग्राफ के मूल्यांकन का एक तरीका है। सी सही होगा इसका। सेशन मैंने अभी आपको बताया था पीछे। टेंसर फ्लो आर्किटेक्चर में टेंसर, ग्राफ और सेशन, ठीक है? अब इसमें सेशन क्या है? सेशन ग्राफ द्वारा परिभाषित गणना चलाता है और टेंसर का मूल्यांकन करता है। इसी वजह से कहते हैं टेंसर फ्लो में कंप्यूटेशन ग्राफ को मूल्यांकन करने का एक तरीका है जिसे कहते हैं सेशन। 98 में आओ। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से कौन-सा आईबीएम के द्वारा प्रदान किया गया आईओटी प्लेटफ़ॉर्म है। आईओटी प्लेटफ़ॉर्म्स मैंने आपको बहुत सारे बताए थे और आई होप ये आईओटी प्लेटफ़ॉर्म्स आपको पता होंगे। याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। आईओटी प्लेटफ़ॉर्म जैसे मैंने बताया एडब्ल्यूएस आईओटी कोर, सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे मैंने एक आपको बताया था बैच में माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर। मैंने एक बताया था ओरेकल, ठीक? ओरेकल आईओटी। मैंने एक बताया था का एंटरप्राइज़, एंटरप्राइज़ और भी कई सारे बताए थे जैसे थिंकवर्क्स आईओटी या फिर पार्टिकल आईओटी। तो बहुत सारे बताए थे। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए। इसमें आईओटी आईबीएम का हो जाएगा आईबीएम वाटसन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के संबंध में सही कथन की पहचान करो। सुपरवाइज्ड लेबल रहित डेटा का इस्तेमाल करता है ये तो गलत है। सुपरवाइज्ड में लेबल्ड डेटा का इस्तेमाल होता है। यह जटिल होता है क्योंकि मॉडल बिना किसी मार्गदर्शन के ढूंढता है, मार्गदर्शन करना पड़ता है। बिना किसी गलत हो जाएगा, सुपरवाइज्ड है ना, तो आप उसका सुपरविजन करोगे। एसोसिएशन इसका प्रमुख प्रकार है। क्या एसोसिएशन इसका प्रकार है? नहीं, एसोसिएशन अनसुपरवाइज्ड का है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, यही सही होगा। अच्छा, अगर हम अनसुपरवाइज्ड की बात करें, अनसुपरवाइज्ड इसके प्रकार हैं जैसे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम और साथ ही साथ एसोसिएशन इसके हैं। वहीं सुपरवाइज्ड के कौन-कौन से हैं टाइप्स जैसे क्लासिफिकेशन, ठीक? क्लासिफिकेशन और एक मैंने क्या बताया था? रिग्रेशन, रिग्रेशन ये इसके टाइप्स हैं। और रीइंफोर्समेंट 3 मैंने लर्निंग्स बताई थी। रीइंफोर्समेंट किस पर डिपेंड करता है? फीडबैक पर आधारित है। एजेंट फीडबैक के आधार पर सीखता है। एक और मैंने बताया था, याद करो, सेमी सुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड, ठीक है? इसका मतलब क्या है? सेमी सुपरवाइज्ड में लेबल्ड और लेबल रहित और लेबल युक्त दोनों डेटा का इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हुई थी। नेक्स्ट देखो, जीआरयू में गेट्स की संख्या 2, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, जीआरयू होता क्या है? इसका पूरा नाम आपसे पूछा जाता है, तो आप बताओगे गेटेड रिकरेंट यूनिट, रिकरेंट यूनिट, ये है जीआरयू। और जीआरयू एक प्रकार का वास्तव में आरएनएन होता है। आरएनएन क्या है? इसे कहते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ठीक? आरएनएन पूरा नाम पूछा जा सकता है। आरएनएन के 2 कंपोनेंट हैं। कौन-कौन से इसके 2 कंपोनेंट हैं? एक को कहते हैं रिकरेंट न्यूरॉन्स, रिकरेंट न्यूरॉन्स और एक को कहा जाता है आरएनएन अनफोल्डिंग, आरएनएन अनफोल्डिंग। अच्छा, एक मैं फुल फॉर्म और लिखता हूँ, इसको भी याद रखना, पूछा जा सकता है। ये मैंने लिखा पीटी, सॉरी, मैंने लिखा बीपीटीटी। क्या है इसका पूरा नाम? इसको कहते हैं बैक प्रोपगेशन, बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम। याद रखना, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो ये 100 क्वेश्चंस थे मॉक नंबर 3 के, सॉरी मॉक 4 के, ठीक है? और इसी के आगे हम लोग मॉक नंबर 5 करेंगे। अगर आपको मॉक टेस्ट जॉइन करना हो और जूनियर असिस्टेंट के ही मॉक टेस्ट हैं ये सारे के सारे जो आपकी 29 जून को परीक्षा होने वाली है। अगर आपको इसको ऑनलाइन जॉइन करना हो फ्री में और आप अपना चाहते हो कि आपका स्कोर क्या है पता चले, तो फ्री में है। आप केवल और केवल आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट के फ़ोल्डर में जाके आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना स्कोर जान सकते हो। ठीक है? हाँ, तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।